तो हेलो दोस्तों, हाय, कैसे आप लोग। आप सभी को एजुकेशन मास्टर क्लास में स्वागत है। जैसा कि आपका सेंटर परीक्षा को ध्यान में रखते हुए अभी आज हम आपके बीच मॉडल सेट नहीं लाए हैं। मॉडल सेट नहीं लाने का मेन रीजन ये है कि कम समय में हम लोग 15 के 15 चैप्टर खासकर गणित क्लास 10th को अभी फिनिश करने का कोशिश करेंगे। हाँ, कुछ चुनिंदे चैप्टर हो सकता है हम आपको स्किप करेंगे क्योंकि वो थोड़ा सा भव्य हो जाता है, जैसे कि छठा चैप्टर और 10वां चैप्टर। हालांकि हम छठे चैप्टर और 10वां चैप्टर से भी आपको छोटा सा हिंट्स देने का कोशिश करेंगे जो आपके ऑब्जेक्टिव सेक्शन में काम आ जाएगा, क्योंकि कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जैसे थ्योरम, ये आपको सिद्ध करना होगा तो थोड़ा ज़्यादा लॉन्ग टाइम लग जाएगा ना। तो चलिए बिना समय गंवाए हम लोग शुरुआत करते हैं अपने मूल टॉपिक का, और टॉपिक है फर्स्ट चैप्टर है आपका वास्तविक संख्या। हालांकि आप जानते हैं ना, चाहे कोई भी आप क्लास में जाकर देखिएगा, 9th क्लास में भी देखिएगा, तो संख्या से रिलेटेड ही फर्स्ट चैप्टर होता है। ठीक है, तो आज हम देखेंगे वास्तविक संख्या को, फर्स्ट चैप्टर। 9th क्लास में भी है, 10th क्लास में भी है, 8वीं क्लास में भी जाएगा तो पढ़ी में माने शुरुआत आपको संख्या से स्टार्ट होता है। तो क्यों ना हम संख्या के बारे में बेसिक बातों की जानकारी जान ले। पहले सबसे पहले नेचुरल नंबर अर्थात प्राकृतिक संख्या आप लोग जानते होंगे। वैसी संख्या, गिनती की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ये हो गया आपको प्राकृतिक संख्या। यहां से आपका एक छोटा सा प्रश्न पूछा जा सकता है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, तो 1 है, और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगा? उल्टी 8 लिख दीजिएगा, अर्थात ये इन्फिनिटी अनंत हो जाएगा। अगर आप ये प्राकृतिक संख्या वाला जो ये समूह मैंने आपके बीच लिख दिया और इसमें अगर जीरो सटा दीजिएगा, यानी प्राकृतिक संख्या के समूह में जीरो को शामिल कर लेने से जो नया ग्रुप प्राप्त हो गया, अपना जो नया समूह प्राप्त हुआ, इस संख्या को हम लोग कहते हैं पूर्ण संख्या। कौन सी संख्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। जीरो के बारे में आपको 2-3 ऑब्जेक्टिव जानना पड़ेगा कि जीरो का खोज किसने किया था? आर्यभट्ट साहब किया था, और ये मूल रूप से कहां के रहने वाले थे? तो पटना, बिहार के रहने वाले थे। आर्यभट्ट साहब को ज्योतिषाचार्य के नाम से जाना जाता है, और आर्यभट्ट की बेटी का नाम लीलावती था। इनको याद रखिएगा। लीलावती इसलिए पॉपुलर है क्योंकि लीलावती का शादी, उनके जो हस्तरेखा था, हस्तरेखा को जब देखे थे आर्यभट्ट साहब, इसकी कहानी है, तो उनके हस्तरेखा से ये पता चल गया कि उनके जीवन में वर नहीं लिखा, अर्थात शादी होगा वो दुल्हा बच नहीं पाएंगे, और शायद ऐसा ही घटना घटा। मैं कहानी अभी आपको नहीं सुनाऊंगा, आपका पेपर नज़दीक है, और ये बड़ी मजेदार कहानी है। तो लीलावती अपने आप को शपथ लेती हैं कि हम पिता के मार्ग पे ही चलेंगे, अर्थात पिता हमारे गणितज्ञ थे, हम भी गणित में ही इंटरेस्ट रखेंगे। और लीलावती के नाम पर भी एक पुस्तक आपको लिखा गया है जिस पुस्तक का संबंध गणित से है। जब भी आपके एग्जाम में पूछा जाए कि लीलावती पुस्तक का संबंध किस विषय से है, हालांकि लीलावती पुस्तक का संबंध देखिएगा कई बच्चे ललित कला, फलान ठेकान, डांस वगैरह से में मार देगा, लेकिन ऐसा नहीं। इस पुस्तक का संबंध मैथमेटिक्स अर्थात गणित से है। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या आपसे पूछा जाएगा तो कौन संख्या हो जाएगा? जीरो। और यहीं पर पूछ दिया जाए सभी प्राकृत पूर्ण है, हाँ, क्योंकि सब का सब प्राकृत 1 से लेकर के इन्फिनिटी पूर्ण के रूप में है, लेकिन सभी पूर्ण को हम प्राकृत नहीं कह सकते हैं। कारण क्या है? कि ये जीरो इसमें शामिल नहीं है। हमने आपको बताया कि ये जो ग्रुप जो है जीरो से लेकर के इन्फिनिटी, अगर इसमें हम माइनस वाला अंक अगर फेंट दे, यानी माइनस वाला अंक का ये समूह जो नया बन जाएगा, इस संख्या का नाम हो जाएगा पूर्णांक संख्या। क्या हो जाएगा? पूर्णांक संख्या। आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है क्या सभी प्राकृत पूर्णांक में है, यानी पूर्णांक हो सकते हैं? बिल्कुल, क्योंकि सारा नंबर इसमें आ रहा है। सभी पूर्ण भी पूर्णांक है, लेकिन सभी पूर्णांक को हम ना प्राकृत कह सकते हैं और ना ही सभी पूर्णांक को हम पूर्ण कह सकते हैं। आई होप आप 3 प्रकार की संख्या को समझे होंगे। अब हम समझते हैं सम और विषम के बारे में। जो संख्या 2 से कट जाए वो सम है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, और जो संख्या 2 से नहीं कटे वो विषम है। सबसे छोटी विषम संख्या आपको 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा। तो हमने 2 संख्या और समझ ली। ये पहला संख्या पढ़े हैं, ये दूसरा संख्या पढ़े हैं, ये तीसरा संख्या, चौथा संख्या सम के बारे में जाने हैं। जो संख्या 2 से कट जाए वो सम है, और जो 2 से नहीं कटे उसे क्या कहेंगे? विषम संख्या कहेंगे। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो हम 5 प्रकार की संख्या को अभी पढ़ लिए हैं। छठी संख्या आपको जानना पड़ेगा। भाज्य से रिलेटेड आपका कंफर्म क्वेश्चन पूछता है और अभाज्य से कंफर्म पूछता है। क्यों? क्योंकि आप जब 10th क्लास में जाओगे तो अभाज्य गुणनखंड आपको शुरुआती में दे देता है कि अभाज्य गुणनखंड कीजिए। और अभाज्य गुणनखंड करने की 2 तरीका है, एक आपका साधारण प्रोसेस है और एक आपका ट्री मेथड अर्थात वृक्ष विधि है, जो हम आपको आगे बताएंगे। इसलिए ये 2 नंबर से आपको रूबरू होना पड़ेगा। सर, भाज्य संख्या जो 1 से कटे, अपने आप के अलावा किसी दूसरे संख्या से भी कट जाए, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। क्या 1 है भाज्य? नहीं, 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है। मैंने भाज्य के बारे में बताया कि जो संख्या 1 से कटे, अपने आप के अलावा किसी दूसरा से भी कट जाए ना, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या आपको 4 आता है। और एग्जाम में भर भर के क्वेश्चन पूछा जाता है, कैसे 4 है भाज्य? 1 से कटा, 2 से कटा, 4 खुद से कटा, नहीं। उसके बाद आपको 6 आएगा, 8 आएगा, 9 भी भाज्य संख्या है। और अभाज्य संख्या में आ जाएगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, फिर 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो कुल मिलाकर के हम लोगों ने अभी 7 टाइप की संख्या को पढ़े हैं। एक संख्या और जानिए जिसको हम कहते हैं परिमेय संख्या। हम थोड़ा सा इसको क्लीन कर लेते हैं। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या किसको कहते हैं? वैसी संख्या जो p/q के रूप में हो, यानी जिस संख्या को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं उस संख्या को कौन सी संख्या कहेंगे? परिमेय संख्या। सर, p/q के रूप में और कौन सी संख्या होता है? अर्थात q का मान जो हो वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। गौर से समझिए। अगर कह देंगे कि परिमेय संख्या का डिफिनीशन क्या p/q लिख दिए तो हो गया? नहीं। नीचे वाला जो डाटा जिसे हम हर कहते हैं, अर्थात q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपके प्रश्न ऐसा आ जाए कि अगर मैं 5 में 0 से भाग दे दूं, आपका मोबाइल काम नहीं करेगा। कैलकुलेटर में जाकर के देखिए, 5 में 0 से भाग दीजिएगा तो आपका कहेगा कान डिटरमाइन, ज्ञात ही नहीं होगा, क्योंकि हर की जगह आप 0 नहीं रख सकते हैं। इसका आंसर आपको ज्ञात नहीं होगा। लेकिन यही चीज को मैं उल्टा कर दूं, अगर 0 में 5 से भाग दूं तो रिजल्ट पक्का देखिएगा आपको 0 आ जाएगा। तो किसी संख्या से हम 0 में भाग दे सकते हैं, लेकिन किसी संख्या में 0 से भाग नहीं दे सकते हैं, क्योंकि आपका डिफिनीशन कहता है परिमेय संख्या की q का मान आपको 0 के बराबर नहीं रखना है। आई होप कि आप परिमेय संख्या को समझे होंगे, और जो संख्या आपको रूट के अंदर फंसा रह जाए वो अपरिमेय संख्या है। डिफिनीशन अंदाज में आपको ये जवाब देना पड़ेगा कि जिस संख्या का हम वर्गमूल ज्ञात नहीं कर सकते हैं, नहीं, √3 का वर्गमूल ज्ञात नहीं कर सकते हैं, √4 का वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं, तो √4 परिमेय के अंतर्गत आ जाएगा। लेकिन जिसका वर्गमूल नहीं फाइंड होगा वो आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है। और एक और आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है, कई बार ये पूछता है, इसका नाम है पाई, और पाई कौन संख्या है? आपका अपरिमेय संख्या है। हालांकि पाई की
दो वैल्यू हम लोग जानते हैं, एक 22/7 के फॉर्म में, और जब 7 से 22 में भाग देते हैं तो 3.14 कुछ कुछ आता है, तो ये दोनों आपका परिमेय संख्या होगा। लेकिन पाई के रूप में अगर कोई संख्या आवे, पाई के रूप में चिन्हित रूप से आपको पूछा जाए कि पाई कौन सी संख्या, तो अपरिमेय संख्या है। आई होप कि आप परिमेय और अपरिमेय दो संख्या देख लिए, कुल मिलाकर के 9 संख्या हम लोग पढ़ लिए, और ये 9 संख्या का जो समूह है इनको हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं, और आपका पहला चैप्टर का नाम है क्लास 10th में वास्तविक संख्या। हम इस संख्या के बारे में आपको इसलिए परिचर्चा की है क्योंकि आपका चैप्टर का ही नाम था संख्या। चलिए अब हम लोग चलते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न जो अपना कहता है इसमें किस टाइप का प्रश्न पूछा जाता है। सबसे पहला प्रश्न हमको यूक्लिड विभाजन प्रमेय के बारे में जानना है, और इससे आपको जो ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा उन्हीं पर हम लोग बल देंगे, यानी सॉरी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यूक्लिड साहब एक विद्वान है जो दो संख्याओं के बारे में उन्होंने आपसे पूछा जाएगा ऑप्शन में कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से आप क्या ज्ञात कर सकते हैं, महत्तम, लघुत्तम और कुछ कुछ ऑप्शन दे देगा, दोनों इनमें से कोई नहीं, तो केवल यूक्लिड विभाजन प्रोसेस से हम HCF हायर कॉमन फ्रैक्शन अर्थात मॉसो ज्ञात करते हैं। सबसे पहले तो ये पहला ऑब्जेक्टिव आप याद रख लीजिएगा कि हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय से केवल क्या ज्ञात करते हैं, महत्तम समापवर्तक ज्ञात कर सकते हैं, उसमें केवल टिक आउट कर दीजिएगा। यूक्लिड साहब ने बोला था कि जब दो संख्या लीजिएगा ना, उसमें एक बड़ी संख्या हो और एक संख्या छोटी हो, ये जो सिंबल दे रहा हूं इसका मतलब ये हो गया कि ए बड़ा है बी छोटा है। बचपन में आप भाग जानते होंगे भाग देने का, अगर मैं आपको 10 में कहूं 3 से भाग देने के लिए तो आप ऐसे दीजिएगा 3 3 9 1। जिससे भाग देते हैं उसको हम लोग कहते हैं भाजक, और जिसमें भाग देते हैं उसे कहते हैं भाज्य, और जितना मर्तबा में लगता है उसको क्या कहते हैं भागफल, और जो बच जाए उसे क्या कहते हैं शेषफल। आई होप यही कहानी यहाँ है। आप ए में बी से भाग दीजिएगा, ए में क्या चीज कीजिएगा, ए में आप बी से भाग दे रहे हैं, और जितना मर्तबा में लग जाए यहाँ पर हम जो लिखेंगे उसको क्यू कहेंगे, और जो अपना लास्ट में बच जाए उसे हम क्या कहेंगे, शेष कहेंगे। और यूक्लिड साहब यही कहानी कहा है कि जिस संख्या में भाग दीजिएगा वो बराबर होगा, जिस संख्या से भाग दीजिएगा और जितना मर्तबा में भाग दीजिएगा उसके बराबर प्लस शेष के बराबर होगा। लेकिन आपके परीक्षा में इतना ही पूछ करके नहीं आपका काम चलना पड़ेगा, इसमें आपको शेष के बारे में कंडीशन पूछता है कि शेष जो होता है किसके बीच में होता है। शेष कहने का सेंस ये हुआ, शेष या तो 0 के बराबर, ये बराबर सिंबल दर्शा रहा है, या 0 से बड़ा, और बी से क्या होता है, शेष हमेशा बी से आपको छोटा होगा। इस ऑप्शन में आपको टिक आउट करना पड़ेगा। तो आई होप आप इन चीजों को समझ गए कि शेष का जो मान है वो 0 के बराबर, 0 से बड़ा, और बी से क्या होता है, हमेशा छोटा होता है। इसको ध्यान में रखना। कभी कभी ऑप्शन में यहाँ पर बराबर फलान ठिकान लगा देगा, आप इनको हृदय में बसा करके रखना। कैसन फोटो है, ऐसन फोटो है, एगो में बराबर लागल, एगो में बराबर नहीं है, एनी में है सुटकल है, एनी में है सुटकल। ये चीज को याद रखना। इस सुटकल कहने का सेंस ये फैलल है, फैलल माने 0 से ज्यादा होना चाहिए शेष, कभी भी शेष 0 से कम अर्थात माइनस में नहीं जाना चाहिए। भाग में ऐसा देखिएगा, निगेटिव में नहीं जाना चाहिए, 0 से कम नहीं जाना चाहिए, और जितना मर्तबा में भाग देते हैं उससे हमेशा छोटा होना चाहिए शेष। ये आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। चलिए अब हम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेय के बारे में यही चीज जाना कि हम केवल HCF ज्ञात कर सकते हैं, और शेष हमेशा छोटी संख्या से क्या होता है, छोटा होता है, और शेष से बड़ा या बराबर होता है। अब इस पे आधारित एक प्रश्न देख लीजिए। अगर हम आपसे मान लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन कर दे, एक क्वेश्चन कर देते हैं कि आपसे क्वेश्चन इस टाइप से आ जाए कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से 48 और यहाँ पे मान लीजिए कि 13, कुछ भी संख्या 13 क्या दूं आपको, यहाँ पे 15 दे देते हैं। 48 और 15 का HCF ज्ञात कीजिए, HCF ज्ञात कीजिए। तो सोल्यूशन कैसे बनाएंगे एग्जाम हॉल में, हम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों मोड में आपको बता देते हैं। सीधा लिखना U पर 0, V पर 0, प्रो पर 0। इसका मतलब क्या हो गया, आपने लिखा कि यूक्लिड साहब जो थ्योरी दिया उनके अकॉर्डिंग हम बना रहे हैं। क्या थ्योरी दिए हैं, A बराबर BQ प्लस R। A के जगह कितना चिपकाएगा, जो बड़ा डाटा होता है उसको हम A कहते हैं, अर्थात 48 बराबर B के जगह कितना चिपकाएगा, 15। क्योंकि कुछ बच्चों को इस टाइप से नहीं बनाने आता है तो पहले बच्चा वाला विधि से बना लीजिएगा। कैसे बचपन में आप लोग महत्तम बनाते होंगे, 15 से भाग देना पड़ता था, किसमें, 48 में। कहिए 15 तिया 45, फिर 3 आ गया ना, 3 से फिर 15 में भाग दीजिएगा, तो 3 पंचे 15। जब पूरा का पूरा कट जाए तो ये वाला जो डाटा होता था वो आपका HCF हो जाता था, और यहाँ पर HCF कितना हो जाएगा, 3। यही कहानी यहाँ चिपकाइए। इस 15 को हमने 3 से गुणेट दिया, तो यहाँ पर 3 से गुणेट दीजिए, शेष कितने बच गया है, 3। यहाँ पे जो मोटका डाटा है ना, ये वाला मोटका डाटा अर्थात 15 को यहाँ लिख दीजिए, और ये वाला जो शेष है उसको यहाँ लिख दीजिए। यही शेष से ना हम भाग दे रहे हैं 15 में, और 3 से कितना मर्तबा में लगाएं, कहिए 5 मर्तबा में। 3 पंचे 15 बराबर 15, यानी बराबर हो रहा है। तराजू की डंडी यहाँ मिल रही है, और यहाँ पर शेष की जगह 0 चिपका दीजिए। यहाँ पर जो डाटा होगा ना वही HCF होता है। आपके एग्जाम में ऐसे लिखना पड़ेगा, HCF ऑफ किस किस का महत्तम निकाले हम, 48 और 15 का, तो बराबर कितना हो जाएगा आपको, 3 हो जाएगा। इस टाइप से आप आंसर टिक आउट कर दीजिएगा। इसी टाइप का क्वेश्चन आपका महत्तम से पूछा जाएगा यूक्लिड विभाजन प्रमेय में। अब हम, क्योंकि ये फास्ट क्लास है तो इसमें आपको ज़्यादा क्वेश्चन इस पर आधारित नहीं कराएंगे। आप जो अपना दूसरा टॉपिक है वो टॉपिक है आपका, पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा आपको इसमें अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड करने की 2 प्रोसेस है।
यहाँ पर लिख देता हूँ। आपसे परीक्षा में जो प्रोसेस पूछे उससे बना लीजिएगा। एक प्रोसेस है आपका साधारण विधि, और एक है आपका वृक्ष मेथड, जिसको हम ट्री मेथड के नाम से जानते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम हॉल में कि 1266 का अभाज्य गुणनखंड करें। अगर आपको विधि का नाम नहीं दिया, केवल अभाज्य गुणनखंड करने को बोला, तो आप सिंपल प्रोसेस से बना के छोड़ दीजिएगा। लेकिन सवाल में अगर डिमांड कर दे कि ट्री मेथड से बनाइए, वृक्ष विधि से बनाइए, तो बाबू बनाना पड़ेगा वृक्ष विधि से, ठीक है ना। हम दोनों विधि को यहाँ पे सिखाते हैं। 1266 के बदले 1256 कर लीजिए, तो थोड़ा क्या है ना, डाटा और सीखने को मज़ा मिलेगा। चलो हम क्या करेंगे, इसको स्टेप से ड्राइंग करेंगे। यहाँ पे 1256 लिखेंगे। मन में सोचिए, दूध से कटने का नियम आपको आना चाहिए। लास्ट में अगर सम संख्या पकड़ा जाए, सम जानते हैं, जो संख्या दूध से भुजरी हो जाए, अर्थात 2 4 6 8 वगैरह, तो 6 है ना सम संख्या, आप दूध से लगाइए 12 में, 2 6 12, 5 में लगाइए, 2 दूना 4, 5 के बगल में मैंने 4 चिपका दिया, 5 में से 4 खींच लिया, 1 पर 6 16, कहिए 2 8 16। फिर 2 से लगाइएगा, 2 3 6, 2 1 कम 2, 2 चौक 8। फिर 2 से लगाइए, कहिए 2 से 3 में लगाएंगे, 2 1 कम 2, 3 में से 2 खींचिएगा, 1 1 पर 1 11, माने 2 पंचे 10 और 2 सत्ते हो जाएगा आपका 14। अब ये 2 से जीवन में नहीं कटेगा 157, क्योंकि लास्ट में 7 जो है वो विषम संख्या आ गया है। अब मन में सोचिए कि 3 से, सर 3 से डायरेक्ट कैसे लगाएंगे भाग, आप सभी संख्या को जोड़ो, 7 5 12 1 13, 3 के पहाड़ा में 13 नहीं आता है, इसका मतलब 3 से नहीं लगाएंगे। अब हम 4 से सोचबो नहीं करेंगे, 4 से जो संख्या 2 से नहीं कटा, कभी भी वो 4 से जीवन में नहीं कटेगा। और 5 से नियम होता है कि लास्ट में अगर 0 आ जाए और 5 आ जाए तो पक्का 5 से कटता, बट यहाँ है नहीं, 6 से काटेंगे भी नहीं, क्योंकि आपको पीछे जब जो संख्या 2 से नहीं कटा, जो संख्या 3 से नहीं कटा, क्या वो जीवन में 6 से कटेगा क्या? नहीं। हम 7 से सोचते हैं, 7 से 15 में भाग लगाएंगे, 7 दूना 14, 1 पर 7 17 नहीं लगा। 8 से नहीं सोचेंगे, 9 से भी नहीं सोचेंगे, क्योंकि 9 का फैक्टर 3 का काम कर लिए पीछे। 10 से नहीं सोचेंगे, 11 से देखिए लगा के, 11 कहीं 11 और 4 पर 7 47, ये भी नहीं कट रहा है। 12 से नहीं कटेगा, 13 से नहीं कटेगा। अब लग रहा है किसी से ये कटेगा ही नहीं क्या? अब हमको नहीं लग रहा है कि ऐसा ये किसी से कटना चाहिए। अगर मैं 23 को गुना करूं तो 9 3 27, 9 2 18 नहीं कटेगा लगभग। तो कैसे शॉर्टकट बनाएंगे? अगर कट गया तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी देख लीजिएगा आप इतना पर आंसर मत छोड़िएगा। इसका आंसर हो जाएगा 1256 इजकल टू, यानी 2 गुने 2 गुने हो जाएगा 157। 8 7 56, 15 8 120, 5 25, ठीक है। लेकिन आपका आंसर यहीं पर नहीं छोड़ना है, इसको थोड़ा सा नीचे लाइएगा। ये आंसर हो जाएगा, कितना 2 है, 3 गो 2 है ना, तो 2 के पावर 3 गुने आपको 157 यहाँ पर चिपकाना पड़ेगा। आई होप कि आप ये अभाज्य गुणनखंड साधारण विधि वाला समझ गए। सर ट्री मेथड से कैसे बनाएंगे? ट्री मेथड से इसी टाइप से ब्रांच बनाना पड़ेगा 1256 को, और ब्रांच खोलिए, 2 से ऐसे लगाइएगा। कितना मरतबे में लगा है? 628 मरतबे में, तो यहाँ पे आपको 628 देना पड़ेगा। फिर से 2 से ब्रांच लगाइए, और कितना मरतबे में लगा है? 314 मरतबे में, तो यहाँ पे 314 दीजिए। फिर ब्रांच खोलिए और 2 से लगाइए, तो ये हो जाएगा आपको 157। हो गया कहानी। और यही चीज़ चिपकाना है आपको। 1256 बराबर 1 गो 2, 2 गो 2, 3 गो 2 अगुने 157, इस हिसाब से आप लिख दीजिएगा। आई होप साधारण और ट्री मेथड दोनों आप फास्ट में बना सकते हैं। चलिए अब हम चलते हैं अगले टाइप के क्वेश्चन की ओर। अगला टाइप जो है आपको मौसो और लॉसो वाला टॉपिक आता है। सर ये मौसो लॉसो वाला टॉपिक क्या होता है? सर अगर कोई 2 संख्या है, ए संख्या और एक बी संख्या है, याद रखिएगा 2 संख्या का गुणनफल जो होता है उसके मौसो और लॉसो के गुणनफल के बराबर होता है। एग्जाम स्टेप से पूछा जाएगा कि 2 संख्या का गुणनफल उसके मौसो और लॉसो के गुणनफल के बराबर होता है। यदि आपको पहली संख्या फाइंड करना है तो इसी मौसो और लॉसो के गुणनफल में क्या कीजिए, दूसरी संख्या से आप भाग दे दीजिए। या दूसरी संख्या फाइंड करना है तो इसी मौसो और लॉसो के गुणनफल में आप पहली संख्या से भाग दे दीजिए। अगर केवल आपको HCF चाहिए तो केवल HCF चाहिए, तो ये हो जाएगा 2 संख्या के गुणनफल में आप क्या कीजिए, लॉसो से भाग दे दीजिए। या केवल आपको लॉसो चाहिए बोले तो LCM चाहिए, तो 2 संख्या के गुणनफल में आप किससे भाग दे दीजिए, HCF से भाग दे दीजिए। आई होप इस थ्योरी को आप समझे होंगे। अब इस पर आधारित आपको घुमा घुमा के क्वेश्चन देगा। जैसे किस टाइप का क्वेश्चन देगा इनको समझिए। अगर आपसे क्वेश्चन कर दिया जाए, वही प्रश्न करते हैं जो हम प्रश्न सॉल्यूशन किए हैं
15 और 48 से रिलेटेड हम लोग सवाल को लेकर के चल रहे हैं। क्वेश्चन इस टाइप से आ जाए कि देखिएगा, यदि 48 तथा 15 का HCF 3 है, अगर 48 और 15 का महत्तम अगर 3 है तो आपसे पूछ दिया है कि LCM क्या होगा, LCM ज्ञात करें। इस टाइप से मान लीजिए कि बोर्ड में क्वेश्चन आ गया, सीधा हम लोग थ्योरी की ओर बढ़ेंगे। थ्योरी क्या है कि दो संख्या का गुणनफल जो होता है वो मौसों और लौसों के गुणनफल के बराबर होता है, जिसमें एक संख्या आपका कितना है 48 है और दूसरी संख्या कितना है 15 है। दो संख्या का गुणनफल हो गया। मौसों कितना दिया है आपको 3 दिया है तो 3 दे दीजिए, और हमें लौसों पता नहीं है। इस 3 से झाटा हमारी है 15 में 5 मरतबे में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। 48 5 को गुना कर दीजिए, 8 पंचे 40, 5 को 20 और 4 24 अर्थात 240 अपना क्या हो जाएगा, लघुत्तम ज्ञात हो जाएगा। इसी को घुमा घुमा के दे देगा कि दो संख्या का लघुत्तम अगर 240 दे दिया, आपसे मौसम डिमांड कर लेता, या दो संख्या का लघुत्तम और महत्तम आपको दे देगा, उसमें एक संख्या दे देगा तो कह देगा दूसरी संख्या निकालिए, या दूसरी संख्या दे देगा तो कहेगा पहली संख्या। इस पर आधारित ढेर सारा सवाल बनाने से कोई फायदा है नहीं। आप सिर्फ भाव को समझिए कि इस टाइप का क्वेश्चन आएगा ही तो आएगा, ठीक है। तो आई होप इन क्वेश्चन को आप अच्छे से समझोगे, इस टाइप को अच्छे से समझे होंगे। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर। तो चलिए, अपना जो आपका एक लास्ट टॉपिक रहेगा, हालांकि लास्ट पॉइंट कहा जाए फर्स्ट चैप्टर का, वो आता है आपको एग्जाम में पूछा जाता है, शांत और अशांत से रिलेटेड आपका प्रश्न पूछा जाता है। सर ये शांत और अशांत क्या है? यानी जो जीवन में ठमक गया, रुक गया, वो शांत है, जो जीवन में नहीं ठमका, नहीं रुका, वो अशांत है। कैसे सर? अगर हम आपको यहाँ पे कहूँ कि आप 5 से भाग दीजिए 23 में तो ये शांत हो जाएगा। कैसे शांत होगा? अगर मैं 5 से 23 में भाग दूं तो कहिए 5 चौका 20, यहाँ 3 हो जाएगा, कट जाएगा, दशमलव देना पड़ेगा 0, और 5 छक्के 30, सुबह है सुबह, कट गया, यानी आगे नहीं गया। लेकिन मैं इसी क्वेश्चन को कहता कि 3 से 23 में भाग दीजिए तो जीवन में नहीं कटेगा, यानी 3 सत्ते कितने हो जाएगा, 21, घटा के 2 आ जाएगा, दशमलव दीजिए 0, फिर 3 छक्के 18, फिर यहाँ 2 आएगा, दशमलव के बदला दीजिए 0, फिर 3 छक्के 18, फिर 2 देते जाइए 0, फिर 3 छक्के 18, कभी नहीं कटेगा। आई होप कि आप इस 2 एग्जाम्पल से ये समझे होंगे कि शांत और अशांत की चीज़ होता है क्या। तो अब हमको थ्योरी की ओर बढ़ना है कि शांत और अशांत में सबसे पहले हमें जानना है कि ऊपर वाला संख्या को अंश कहते हैं और नीचे वाले संख्या को क्या कहते हैं। ये मान लीजिए अंश है और नीचे वाला संख्या आपका हर है। अंश में भांग रहे धतुर रहे से कोई लेना देना नहीं है, हमें हर के फैक्टर पर काम करना है। हर के फैक्टर में केवल 2 2 2 इसका फैक्टर आ जाए, या केवल 5 5 5 का फैक्टर आ जाए, यानी गुणनखंड आ जाए, या 2 5 के मिला हुआ रूप आ जाए, तो ये ऐसे कंडीशन पर रहने पे ये वो वाले जो आपका सवाल दिया रहेगा वो आपको शांत होगा। लेकिन इसके बजाय हर के फैक्टर में अगर 3 आ जाए, 7 आ जाए, 9 आ जाए, 6 आ जाए, इस टाइप का अगर कोई डाटा आ जाए तो वो हो जाएगा आपको अशांत। क्या हो जाएगा? अशांत। क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्या शांत वाले को प्रसार निकलता है? क्या प्रसार हम ज्ञात कर सकते हैं? बिल्कुल। जिस प्रमेय संख्या का अपने आप में उसका जो हर होगा वो केवल 2 या 5 या 2 5 के मिश्रण वाला रूप होगा तो वो शांत होगा, और उसी का हम प्रसार ज्ञात कर सकते हैं। अशांत वाला का प्रसार ज्ञात नहीं होगा, क्योंकि आपके प्रश्न में लिखा रहता है कि आप जांच कीजिए कितना बटा इतना शांत है कि अशांत। यदि शांत है तभी आप प्रसार ज्ञात कीजिए, अन्यथा आप प्रसार ज्ञात नहीं, आपसे होगा ही नहीं ज्ञात, किया हुआ कोई नहीं फाइंड कर सकता है। तो आई होप कि शांत और अशांत की हम लोग फैक्टर के लिए सबसे पहले विशेष बल कहाँ देंगे? अपना हर की ओर देंगे। अब हम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न किस टाइप का आएगा इनको देखिए। आपसे कुछ पूछा जाएगा कि बताइए कि 27/8 शांत है कि अशांत है। चलिए क्वेश्चन दे दिए आपको बताना है कि ये 27/8 शांत है कि अशांत है। हम बार बार बता रहे हैं, हमें ऊपर नहीं, कहाँ ध्यान देना है, नीचे। और नीचे वाला डाटा इस टाइप से 8 को आप फैक्टर करना, केवल 2 गुने 2 गुने 2 आएगा। सर कैसे फैक्टर कर लिए? हम 8 को बच्चे की भांति 2 से तोड़े तो 4, और फिर 2 से तोड़े तो 2, अर्थात 3 को 2 आया, और केवल 2 2 आ गया, तो इसको हम क्या कह सकते हैं? कहिएगा शांत है। और जो शांत है उसको क्या ज्ञात कीजिएगा? प्रसार। अब इसका प्रसार कैसे ज्ञात करेंगे इसको देखिए। प्रसार ज्ञात करने के लिए हम इसको इस अंदाज में लिख सकते हैं, 27/3 को 2 है ना, तो 2 की पावर 3। अब यहाँ पे इस 2 में कितना से गुणेड़ देता कि 10 फुट जाए,
यानी जीरो वाला डाटा आ जाए, तो आप कहेगा सर 5 पुर जाएगा, 5 से गुणा दीजिए, और ये रूल के नियम का खिलाफ हो जाएगा, कभी इसका गुना नहीं होगा। मिथिलांचल से हम लोग बिलोंग करते हैं और मैथिली में नियम भी है ना, एक समधि दूसरे समधि से जब मिलता है ना तो उनकी पगड़ी बराबर होना चाहिए। यहाँ पे पगड़ी 3 मुरेठा है, यहाँ कोई एक ही मुरेठा आप दिए हैं, आप अपने मन से यहाँ पे 3 मुरेठा मारिए, तभी इनका क्या हो जाएगा, गुना होगा। जितना एक्स्ट्रा काम हम नीचे किए हैं उतना ही एक्स्ट्रा काम क्या कीजिए आप ऊपर भी करना पड़ेगा, तभी सवाल का बैलेंस बना रहेगा। अर्थात इसको हम इस अंदाज में लिख सकते हैं कि ये 27 गुने 5 के पावर 3 को बच्चा 15 लिख देता है। तनी होश में रहिएगा, ये 5 तिया क्या कर देता है धड़पड़ में 15, ऐसा नहीं। 5 के पावर 3 का मतलब 3 को 5, 25 25, 25 पंचे कितना हो जाएगा यहाँ पर 125, नीचे चिपका दीजिए 5 दूना 10, 10 के पावर कितना दे दीजिएगा 3। अब यहाँ पे इसको गुना कीजिए, 125 दूना 250 के 0 हासिल 50। ऐसे कैसे गुना कर रहे हैं, दूसरे अंदाज में गुना कीजिए, यानी हम 125 में यहाँ रफ काम कर रहे हैं, 27 से गुना करना है, 7 पंचे 35, 12 सत्ते 84, या 3 हो जाएगा 87, और 125 दूना होता है आपका 250, यानी ये 5 हो जाएगा, 7 होगा, 8 5 13, 2 1 3, 3375 आ जा रहा है। यहाँ पे गुना करने पर ये कितना आ रहा है 3375, यहाँ लिख दीजिएगा 3375 आया। और नीचे में अपना डाटा है 10 की पावर 3, कहने का सेंस 1000 दे दीजिएगा, 3 अंक के बाद दशमलव चिपका दीजिएगा, क्योंकि 3टा लड्डू है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा 3.375 आ जाएगा। ये आंसर करेक्ट है। सर ये अपना सवाल सही है गलत, ये कैसे जांच करेंगे? एग्जाम हॉल में अगर आपके पास समय बचता हो तो शॉर्टकट में, फास्ट में, रफ में कहीं पर भाग दे दीजिएगा 8 से 27 में। कहिए 8 3 कितना आया 24, फिर 3 कट यहाँ दे दीजिए, घटा करके दशमलव दीजिए, 0 दीजिए, फिर आएगा 8 3 24, 30 में से 24 हटाइएगा 6, ये तो कटिए जाएगा, दशमलव के चक्कर पे यहाँ 0 दीजिए, 8 7 ये हो जाएगा 56, 60 में से 56 हटाइएगा 4, यानी ये कट जाएगा, दशमलव के चक्कर में 0 दीजिए, और 8 पंचे आपका ये हो जाएगा 40। यानी यहाँ वाला डाटा सर यहाँ मिल रहा है, क्योंकि बचपन विधि से आप ये ऐसे ही बनाते थे, और ये आपका 55 वाला प्रोसेस है, अर्थात आप 10th क्लास में आ गए हैं, तो आपके ये क्वेश्चन आपको डिमांड किया जाएगा। मैं इस प्रश्न से आपको ये रूबरू कराया, किसी टाइप से आपका क्वेश्चन ढेर सारा पूछ सकता है। सर ये क्वेश्चन और करा दीजिए, हाँ ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कराएंगे, मैं अभी सिर्फ टाइप दे रहा हूँ, ठीक है ना, कि किस टाइप का प्रश्न आपके फर्स्ट चैप्टर से पूछा जा सकता है। एक ऐसा क्वेश्चन आएगा, मान लीजिए आपसे पूछ दिया कि यहाँ पे हम 12 दे दिए और नीचे 2 के पावर 3 दे दिया और 5 के पावर 2 दिए, डायरेक्ट आपसे प्रश्न कह दिया कि बताइए कि ये शांत है कि अशांत है। कैसे बताइएगा शांत है अशांत? आप यहाँ पर देखिएगा 3 है, तो हम तो पढ़ाएं कि जहाँ 3 रहता है तो वो अशांत है। ध्यान रखिएगा, मैं पावर की चर्चा नहीं किया, पावर में 3 7 फलान ठिकान सब भी रह सकता है। आपका फैक्टर केवल 2 और 5 है ना, ऐसे कंडीशन में इसको भी आपको शांत मानना पड़ेगा। मैं यहाँ पे 3 रहता तो अशांत कहते, ये पावर में 3 रह सकता है, ये 2 ही लिखा हुआ है, 2 गुने 2 गुने 2, ठीक है ना। अब इसका जब प्रसार ज्ञात कीजिएगा तो सर कैसे प्रसार ज्ञात होगा, ध्यान दीजिएगा, 12/2 के पावर 3 तो है ही, और यहाँ 5 के पावर 2 है। बहुत बच्चा धरफड़ा के क्या करता है 5 दूना 10 कर देता है, लेकिन यहाँ मिलन अधूरा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पावर 3 है, यहाँ पावर 2 है, तो एगो पंटकिया और चाहिए तो अपना मन से एक पंटकिया यहाँ दे दीजिए। जब एक पंटकिया नीचे दिए तो एक पंटकिया आपको ऊपर भी देना पड़ेगा सवाल की बैलेंस बनाने के लिए। अर्थात 12 5 को गुनेट दीजिएगा तो 12 पंचे 60 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 के पावर 3, यहाँ 5 के पावर 1 छिपा है। समान बेस रहने पर पावर क्या होता है, जुड़ता है, अर्थात यहाँ भी 5 के पावर 3 कर दीजिएगा, ये हो जाएगा 60/5 के पावर 3, और 2 के पावर 3 को गुनेठिएगा तो 5 दूना कितना हो जाएगा, कहिए 10 के पावर 3, यानी 60/1000 दे सकते हैं। 1 0 से 1 0 को काट दीजिए, 2 अंक के बाद दशमलव चिपका दीजिएगा। सर ऊपर तो एक अंक है, कैसे लिखेंगे? तो सर जी 60 लिख देते हैं। जब ये 60 दीजिएगा दशमलव दीजिएगा तो यहाँ पर इस 0 का कोई वैल्यू ही नहीं रहेगा, इसलिए 0 पीछे ना लगा करके 0 आपको आगे लगाना पड़ेगा। अर्थात इस अंदाज में आपको आंसर देना पड़ेगा, 0.06, ऐसा भी नहीं लिखा रहता है। दशमलव को डेकोरेशन बढ़ाने के लिए कहा जाए तो यहाँ पर अपने मन से एक और 0 देना पड़ेगा, अर्थात इसका आंसर 0.06 होगा। आई होप कि इस टाइप के क्वेश्चन को आप अच्छे से समझे होंगे। और एक टॉपिक और बच गया अपना, कहेगा क्वेश्चन कि अगर P/Q के रूप में बदलिए, ऑब्जेक्टिव प्रोसेस से बताएंगे, लॉन्ग प्रोसेस हमें नहीं बताना है अभी। अगर कह देगा कि मान लीजिए कि कुछ क्वेश्चन आ गया 0.35 को P/Q के रूप में बदलिए, तो आराम से बदल दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे रेकनिंग चंदन उंदन है नहीं, नीचे नहीं कुछ होता, 1 है, दशमलव उड़ाइए, 2टा 0 पाइए, कटेगा तो काटिए, 5 से काटिए, 7 पंचे 35, 20 पंचे 100, आंसर हुआ 7/20। लेकिन इसी प्रश्न को दूसरे अंदाज में दे देता
क्योंकि ये प्रश्न आपसे कभी नहीं पूछेगा। मैं तो ऐसे समझाने के लिए ऐसा प्रश्न आपको डाला। आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि 0.35 ऐसे चंदन कर देगा, इसको कहेगा P बटा Q के रूप में बदलिए। कैसे बदलेंगे सर, ध्यान दीजिएगा। जहाँ 0 है दशमलव के बदला प्लस दे दीजिए, यहाँ 35 लिख देना। मन में फीलिंग करना कि यहाँ पे 3 पे चंदन नहीं लगा है, 3 पे कोई रैकनिंग नहीं है, उसमें से 3 को घटा दो। मैंने क्या किया, जो डाटा था वो लिखा, जिस पे रैकनिंग नहीं है उसे घटा दिया, और नीचे बट्टा देना पड़ेगा। एक अंक पर रैकनिंग है तो एगो 9 दीजिए, और एक अंक पे रैकनिंग नहीं है तो 0 दे दीजिए। 0 किसी भी चीज़ में जोड़ने और घटाने पर कोई फर्क प्रभाव नहीं पड़ता है। हम इसको शॉर्टकट में लिख सकते हैं, 35 में से 3 चला गया तो ये हो गया आपको 32 बट्टा कितना हो जाएगा 90। 2 से कटेगा तो काट दीजिए, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा 16 बट्टा 45। कितना हो जाएगा 16 बट्टा 45। इस अंदाज में इस प्रश्न को आप बना सकते हैं। इससे रिलेटेड एक और प्रश्न देखिए, अगर इस अंदाज में आपसे क्वेश्चन रहता है इसको P बटा Q के रूप में बदलिए तो कैसे बदलेंगे। सिंपल है, ये मान लीजिए क्वेश्चन है, हम इसको 2 देंगे, दशमलव के बदला प्लस दीजिएगा, ऐसे 35 लिख दिए। सर जी एगो पर चंदन नहीं है, घटा दे के है, ठीक है। एक अंक पे चंदन है, एक 9 दीजिए, एक पे चंदन नहीं है, इतना 0 दीजिए, अर्थात ये हो जाएगा 2 + 35 में से 3 हटाइएगा तो ये हो जाएगा 32 बट्टा 90। और यहाँ पे नंगड़ा भिन्न बना दीजिए, 90 दूना या तो काट दीजिए, कहिए 16 दूना 32, 45 दूना में 90 नहीं, 45 से 2 में गुना कीजिएगा तो 45 दूना 90 में 16 जोड़ दीजिएगा तो 106 बट्टा कितना हो जाएगा आपका आंसर 45। आई होप इस प्रश्न को आप अच्छे से समझे होंगे। एक टाइप जरूर और बचा है और आपको पूछ लिया जाता है कि सिद्ध कीजिए कि अपरिमेय है, ठीक है। आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछा जाएगा, भारी भरकम नहीं पूछा जाएगा। हम छोटा छोटा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन थोड़ा फ्रेश से आपको बना के बताएंगे ताकि आप उसी अंदाज में सारे प्रश्न को बना लीजिएगा। क्वेश्चन इस टाइप से रहे क्या रहेगा ये कन्फर्म सिद्ध करे कि √3 + 5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। स्वाभाविक है ये अपरिमेय संख्या तो है ही। किसी भी परिमेय के बगल में अगर अपरिमेय आ जाए, चाहे जोड़ में आ जाए, घटा में आ जाए, गुना में आ जाए, भाग में आ जाए, तो अपने आप को वो अपरिमेय हो जाता है। इन बात को साबित करके चलिए, ठीक है ना। अब इसको हमको कैसे सिद्ध करना है, सिंपल है। ऐसे प्रश्न में ना बनाने की कोई कला ही नहीं है, सिर्फ भाषा का खेल है। अगर आपको भाषा आ गया तो समझिए प्रश्न आ गया। ये बोला है अपरिमेय, आपको मान के चलना है। पहले हम देखते हैं परिमेय है। अगर हमारा बात परिमेय बराबर आ जाएगा तो कहेंगे स्वाभाविक है परिमेय है। नहीं हो पाएगा तो हम जो माने तो वो मेरा मानना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यानी यहाँ पर हम ऐसे लिखेंगे, माना कि √3 + 5 एक बोला है अपरिमेय, हम लोग मान लेते हैं परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है तो हम इस अंदाज में लिख सकते हैं ना कि सर √3 + 5 को आप परिमेय माने हैं तो परिमेय संख्या का डिफिनीशन भी तो आप ही पढ़ाए हैं कि P बटा Q के रूप में होता है, तो बराबर में हम P बटा Q दे सकते हैं। अब हम आपसे प्रश्न करना चाहेंगे कि √3 और 5 में कौन परिमेय है, तो कहेगा सर ये दोनों अपरिमेय हैं। लेकिन अगर शाब्दिक अर्थ से देखा जाए तो 5 परिमेय है, 5 के ऊपर कोई रूट नहीं चढ़ा है। तो याद रखिएगा, ये 5 कहेगा कि हमारे मित्र के पास जाने दो, मैं परिमेय हूं तो मुझे परिमेय के पास ही जाने दिया जाए, आप अपने में सटा के मुझे मत रखो। तो कहेगा ठीक है चलो हम तुमको धकेल के फेंक देंगे। जब ये इसको धकेल के उधर फेंकिएगा तो कुछ तो नक्शा चेंज होगा, अर्थात ये पॉजिटिव फॉर्म है तो उधर जाकर के क्या हो जाएगा आपका निगेटिव। यहाँ हम लिख सकते हैं इस अंदाज में कि √3 = क्या हो जाएगा P बटा Q -5 हो जाएगा। और यहाँ पे आप गड़बड़ वाला बात कर रहे हैं क्योंकि यहाँ बराबर लिख रहे हैं और ये बात बेकार है आपका। ये बराबर कभी जीवन में होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि आपका इधर वाला जो डाटा है वो क्या है, कहिए अपरिमेय है, और इधर वाला डाटा जो है वो आपको क्या है, कहिए परिमेय है। कैसे परिमेय है सर? P बटा Q है, ये भी तो फ्री है ना, और दोनों बात को आप बराबर कर रहे हैं, ये बात तो गलत है ना। यानी ये बात गलत कैसे करेंगे, हम बराबर को काट देंगे या कह देंगे कि ये मेरा गलत बात है। अर्थात यहाँ पे आपको लिखना भी पड़ेगा कि अतः हमारा मानना गलत है। क्या गलत माने हैं? गलत है कि √3 + 5 एक जो हम माने हैं कौन संख्या, परिमेय जो माने हैं, परिमेय है, ये हमारा मानना गलत है। इसीलिए ये जो √3 + 5 है एक कौन सी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रश्न को एक बार फिर से देख लीजिए। जो दिया गया था डाटा अपरिमेय, मैंने उसको परिमेय माना, परिमेय के बराबर परिमेय कर दिया।
जो फ्री वाला डाटा था उसको अपना दोस्त की तरफ चला गया। ये भाषा को सिर्फ दिमाग में सेट कर लीजिए, इस टाइप का प्रश्न एक ना एक आपको कन्फर्म पूछता ही है। ठीक है, अब इसमें वर्जन चेंज करके दे देगा। वर्जन कैसे चेंज होता है सर जी? यानी आपको इसी क्वेश्चन में सिर्फ अंक का खेला अंतर कर देगा, तो बच्चे क्या है ना वहाँ पर भी फंस जाते हैं। कैसे? देखिए एक और क्वेश्चन आपको देते हैं। यही प्रश्न आपको इस अंदाज में रहता कि सिद्ध कीजिए कि 3√5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अब गुना वाला में डाटा में आ गया तो हम कैसे बनाएंगे? सिंपल बात है, ऐसे लिखेंगे हम लोग, सीधा सॉल्यूशन। फास्ट में रिवीजन कीजिए आप लोग, भाषा देखिए कैसे लिखल है, राइटिंग उटिंग पर मत जाइए, सीधे लिखेंगे हम लोग। इसका उल्टा मान मानेंगे, माना कि 3√5 एक बोला है अपरिमेय, हम मानते हैं कौन संख्या है? ये परिमेय संख्या है। हम लोग जानते हैं ना परिमेय किसके बराबर होगा? परिमेय के ही बराबर होगा ना, P/Q के बराबर होगा। और इस 3 को सही से देखते तो 3 अपने आप में परिमेय है, बट अपरिमेय के बगल में सट करके अपरिमेय हो गया। ये डाटा को उधर फेंक दीजिएगा, अर्थात √5 बराबर P/ ये जो Q है, गुना वाला चीज़ हमेशा कहाँ आता है? भाग में। और ये बात आप गलत लिखे हैं, एक तरफ रूट में है और एक तरफ बिना रूट में है। जो रूट वाला डाटा है उसे क्या कहते हैं? उसे तो हम लोग अपरिमेय कहते हैं, और इधर वाला डाटा क्या है? आपका परिमेय है। और ये बात आपका गलत है, यहाँ वही अंदाज में लिख देंगे। अतः हमारा मानना गलत है कि 3√5 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए 3√5 एक क्या है? मतलब परिमेय संख्या जो माने थे वो गलत है, 3√5 एक अपरिमेय संख्या, इस अंदाज में आप लिख सकते हैं। आई होप कि इस टाइप के प्रश्न पहले चैप्टर में आप शांत अशांत, परिमेय अपरिमेय और भाज्य अभाज्य के गुणनखंड से रिलेटेड 2 बातें आप अच्छे से समझ में आ गया होगा। कभी कभी आपके एग्जाम में आज तक तो पूछा नहीं है, लेकिन इस चैप्टर में एक विद्वान का चर्चा है कि गणित का राजकुमार किसको कहते हैं। तो देखिएगा 3 या 4 पेज में आपको लिखा रहेगा कि गणितों का राजकुमार कार्ल फ्रेडरिक गॉस को कहते हैं। किसे कहते हैं? कार्ल फ्रेडरिक गॉस को कहते हैं। और ये 2 नंबर का क्वेश्चन परिभाषा में पूछ लिया जाता है कि अंक गणित के आधारभूत परिमेय को लिखें। अंक गणित के आधारभूत परिमेय को, सर डिफिनेशन में पूछता है गणित में, हाँ, तो आप लिख दीजिएगा कि अंक गणित के आधारभूत परिमेय के अनुसार किसी भी 2 संख्या दिया रहे ना, उसका जब हम अभाज्य गुणनखंड करने के बाद इस रूप में अभाज्य गुणनखंड कर देते हैं, ताकि उसका जो HCF निकालिएगा तो हमेशा क्या होगा? 2 अभाज्य गुणनखंड का हमेशा मौसम क्या होता है? 1 होता है। इन बातों को भी ध्यान रखिएगा। अगर मैं 3 दे दूं और 5 दे दूं, अब कहेंगे इसका अभाज्य गुणनखंड है दोनों, क्योंकि 1 से कटता है, अपने आप से कटता है, तो उनका महत्तम कितना होगा? तो 1 होगा। आई होप पहला चैप्टर में लगभग इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। कुछ दौड़ वाला क्वेश्चन आता है, कह देगा कि 16 व्यक्ति है ना, और एक 32 मतलब 16 व्यक्ति की समूह है, 32 व्यक्ति की समूह है। कहीं मान ली एक व्यक्ति को 16 मिनट लग रहा है, दूसरे व्यक्ति को 32 मिनट लग रहा है, दोनों दौड़ना स्टार्ट किया, तो स्वाभाविक है 16 मिनट जिसको एक राउंड पूरा करने में लगा होगा वो तो फास्ट दौड़ा होगा, और जिसको 32 मिनट लगा वो धीरे धीरे दौड़ा होगा। वो बोला कितने मिनट के बाद दोनों फिर क्या है? एक साथ मिल जाता है। जब भी इस टाइप का प्रश्न पूछे तो इसका क्या ज्ञात कर लेंगे हम लोग? इसका LCM ज्ञात करके आंसर ज्ञात कर लेंगे। लेकिन इसी क्वेश्चन को मिठाई की ढेर वाला प्रश्न आ जाए, लड्डू देखिएगा मेला में बिकता रहता है ना, थाली रहेगा, पहला गोला फिर दूसरा गोला, ऊपर चढ़ते चढ़ते एगो लड्डू चढ़ल रहता है, बर्फ़ी का, काजू का, जो भी है, काजू की बर्फ़ी कहिए। तो ऐसे प्रश्न में जब पूछे तो उसका HCF ज्ञात करेंगे, काजू बर्फ़ी वाला जो ये ढेरी टाइप का रहे। और दौड़ वाला जब क्वेश्चन पूछे तो उसका LCM ज्ञात कीजिएगा, इनको ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं सेकेंड चैप्टर की ओर। ये था आपका कंप्लीट फर्स्ट चैप्टर में जो भी छोटा छोटा क्वेश्चन था उनके बारे में आपको बेसिक चर्चा किए। हम बढ़ते हैं सेकेंड चैप्टर की ओर। तो चलिए अब हम चलते हैं सेकेंड चैप्टर की ओर। दूसरा चैप्टर का नाम है बहुपद। बहुपद नाम ही है बहुत पद, जिसमें बहुत सारा पदों से बहुपद कहते हैं। नहीं, इंग्लिश में इसको पॉलिनोमियल कहते हैं। और पॉलिनोमियल यानी P से मीनिंग स्टार्ट होता है। और हमेशा देखिएगा बहुपद में ज़्यादातर x का वैल्यू ही लेकर के पद को, टर्म को लिखा जाता है, इसीलिए PX से इंडिकेट करते हैं। बहुपद होने की 3 मंत्र याद रखिएगा। कोई भी पद दिया रहे, उस पद का घात की मैं बात बता रहा हूँ। घात बोले तो पावर। घात जो होता है वो हमेशा आपको रूट में नहीं रहना चाहिए, इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। दूसरा नंबर, उसका जो पावर यानी घात है वो बट्टा में नहीं रहना चाहिए, बट्टा में
नहीं रहना चाहिए। और तीसरा बात आपको याद रखना है कि निगेटिव यानी ऋणात्मक में नहीं रहना चाहिए। अगर इस 3 मंत्र को रट लेते हैं तो आप किसी भी पद की बहुपद को पहचान जाएंगे। फिर से प्रश्न करूं, बहुपद होने के लिए क्या घात रूट में होना चाहिए? नहीं, रूट में नहीं होना चाहिए। पावर जो है वो बट्टा में नहीं होना चाहिए और पावर माइनस में होना नहीं चाहिए। जैसे 1-2 एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं। अगर आपको दे दूं कि 2x² प्लस 5x प्लस 6 ये बहुपद है, बिल्कुल बहुपद है, क्योंकि इसकी मैं मुझे पावर पे ध्यान देना है। इसी प्रश्न को थोड़ा दूसरे अंदाज में लिख दूं कि √2x² प्लस 5x प्लस 6 बहुपद है, ये है बहुपद। आपके मन में होगा कि सर जी कल के रूट में नहीं होना चाहिए, रूट आ गया तो ये बहुपद नहीं है। नहीं, ये बहुपद है। क्यों है बहुपद पता है ना? मैं घात की चर्चा किया हूं, पावर का, इसका गुणांक रह सकता है रूट में, ठीक है ना। सर एक और बात, अगर इसी क्वेश्चन को हम इस अंदाज में लिख दें 2x² माइनस 5x प्लस 6 ये बहुपद है, आप कहोगे ये बहुपद नहीं है, क्योंकि आप बोले माइनस में नहीं रहना चाहिए। मैंने माइनस में क्या बोला नहीं रहने के लिए? घात ना। आप इसका गुणांक रह सकता है माइनस में, कंफ्यूजन नहीं होना है। इसी क्वेश्चन को थोड़ा दूसरे वर्जन में लिख दूं कि 2x² माइनस 5/3x प्लस 6, यहाँ प्लस से दे दी, ये बहुपद है। फिर बच्चे कन्फ्यूजन हो जाते हैं यहाँ पर कि ये बहुपद नहीं है, मैं कहूँगा ये बहुपद है। क्यों? क्योंकि इसकी गुणांक रह सकता है बट्टा में, घात बट्टा में नहीं रह सकता है। अब नहीं रहने वाला, जैसे कि इस अंदाज में यही क्वेश्चन ऐसा रहता कि √2x² प्लस √5, यहाँ x दे देता प्लस 6, ये बहुपद है। ये नहीं होता बहुपद। क्यों नहीं होता बहुपद? क्योंकि यहाँ रूट जो आ गया है ना, ये x को भी अपने अंदर में रख लिया है, तो ये बहुपद नहीं होगा। हाँ, यहाँ ये रूट रह सकता था। इसी क्वेश्चन को ऐसे लिख दूँ 3x² प्लस 5/x प्लस 6 ये बहुपद है, ये भी बहुपद नहीं होगा, क्योंकि नीचे में x है, क्योंकि इस x को जब ऊपर ले जाइएगा तो माइनस में चला जाएगा। जब इसको तोड़िएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इस अंदाज में तोड़ दीजिएगा ना जी, 3x² प्लस 5x के पावर -1 प्लस 6, क्योंकि पावर क्या चीज़ में आ गया आपको? निगेटिव में आ गया, माइनस में आ गया। इस कंडीशन के अनुसार ये बहुपद नहीं होगा। सर आपकी परीक्षा में ऐसे पूछा जा सकता है कि बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? बहुपद का व्यापक रूप आपके एग्जाम में 2-3 अंदाज में लिखा रहता है। देखिए किस अंदाज में आपको पूछा जा सकता है। ज़्यादातर बहुपद का व्यापक रूप देखिएगा तो इस अंदाज में लिखा रहता है कि px बराबर a, कहीं कहीं 0 दे दिया रहता है x। अब x के पावर जब 0 दीजिएगा तो डाटा 1 के ना होगा। किसी भी दुनिया में किसी भी चीज़ का पावर 0 रहे तो उसका मान कितना होता है? 1 होता है। फिर a1 x1 a2 x के पावर 2 a3 x के पावर 3 ऐसे करते करते an x के पावर n। ये है बहुपद का कौन सा रूप? व्यापक रूप। अब यहाँ पर हम एक प्रश्न देते हैं और उस प्रश्न से आपसे 2-3 ऑब्जेक्टिव आपको पूछेंगे। यानी हम कह देंगे यहाँ पे 2x² प्लस 5x इस टाइप से दे दिए, 3x माइनस 6 ये बहुपद है या नहीं? और ये बहुपद है तो इसको घात बताइए। आप घात बताना पड़ेगा। तो बहुत बच्चा सीधे बहुपद कहेगा, इसका घात 2 बोल देगा। नहीं, जब ये जटिल प्रश्न है आप इसको सिंपल फॉर्म में लाइए, तोड़िए, गुना कीजिए। अलजेब्रिक गुना याद होना चाहिए। आप 9वीं क्लास में 8वीं क्लास में पढ़े होंगे। अगर 2 और 3 को गुणेड़ दूं तो कहिए 2 3 6 पावर x के पावर 2 x के पावर 1 यानी x के पावर 3 हो जाएगा। 2x² को -6 से गुणेड़ दूं तो 6 दूना यानी हो जाएगा 12x²। 5x को 3 से गुणेड़ दिया जाए तो प्लस 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 से ना होता, यानी ये हो जाएगा 15x²। अब प्लस माइनस माइनस 5 6 के हो जाएगा 30x। अब इस फॉर्म को थोड़ा ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे पावर 2 जो है ऐसा है ना, एक ही जैसा है। यानी 6x के पावर 3, 15 आम में से 12 आम हटाना पड़ेगा। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि हमें सबसे ज़्यादा मैक्सिमम वैल्यू देखना पड़ता है। मैक्सिमम वैल्यू यहाँ 15 है, छोटा वैल्यू 12 है, तो 15 का सिंबल लेना पड़ेगा और 15 का सिंबल प्लस है तो प्लस लीजिए। 15 में से 12 हटाइएगा तो ये हो जाएगा 3x² माइनस 30x। सही में जो ये क्वेश्चन दिया गया था ये वास्तव में ये बहुपद है, क्योंकि इसकी घात न बट्टा में है, न रूट में है, न ही माइनस में है। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा क्या घातीय बहुपद है? घातीय बहुपद है, इसमें जो सबसे ज्यादा पावर हो उतना घातीय आपको बोलना पड़ेगा। अर्थात ये समीकरण आपको ऐसा दिया था, ऑप्शन में 2 देखता है ना बच्चा, यहाँ पे 2 मार देता है। नहीं, आप इसको ऑपरेशन करके इसका मैक्सिमम पावर आप 3 ले आए हैं। अब ये हो जाएगा त्रिघातीय बहुपद। कौन सा बहुपद है ये? त्रिघातीय। लेकिन आपसे पूछा जाता है कि ये कितने पदी हैं, तो ये 3 पदी है। कितने पदी हैं? तो ये 3 पदी हैं। 1 पद है, 2 पद है, 3 पद है।
पद्दी पूछता तो 3 पद्दी। इसमें आपसे पूछा जाता है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक इसमें 3 हो जाएगा। एक्स क्यू का गुणांक क्या है, 6 हो जाएगा। एक्स का गुणांक क्या है, 30 नहीं, होश में 30 नहीं बोलना है आपको, -30 बोलना है, थोड़ा आँख खोल के याद रखिएगा, क्योंकि ऑप्शन में कहीं पर +30 और -30 दे देता है, बच्चा धरफड़ा के मार देता है -30 +30 में। तो ध्यान से, आई होप कि आप बहुपद को इस अंदाज में ऑपरेशन कर करके आप समझ जाइएगा, गुना उना करके कि कौन बहुपद है या नहीं, कौन बहुपद कितने पदी है और कौन बहुपद कितने घातीय है। इन चीज़ों को आप स्मरण में ला सकते हैं। सर हमारे परीक्षा में कैसा प्रश्न आ सकता है, आपकी परीक्षा में आ सकता है द्विघात बहुपद का व्यापक रूप को लिखिए। तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। आपसे पूछेगा कितने पदी है, इसमें भी 3 पदी आ गया। और जितने घातीय बहुपद है, क्योंकि ये द्विघात हुआ, मैक्सिमम पावर 2 है, तो द्विघात बहुपद से कितने शून्य का आ सकता है, 2 ही शून्य का आ सकता है ना। एक शून्य का नाम दे दीजिएगा आप अल्फा और दूसरे शून्य का नाम दे दीजिएगा बीटा। और यहाँ से 2-3 प्रश्न आता है कि शून्यकों का योगफल अगर अल्फा बीटा ज्ञात कर लिए, इसका मतलब हो गया शून्यकों का गुणनफल होता है -b/a। सर ये -b/a कहाँ से लाया, आप खुद देखो, जो x के बगल वाला डाटा होता है वही है b, और जो एक्स स्क्वायर के बगल वाला डाटा है उसी को हम कहते हैं a। सर माइनस कहाँ से लाए, इसको ऑपरेशन कीजिएगा, डेरिवेशन में जाएगा तब -b/a आता है। थोड़ा लंबा है, अभी एग्जाम का टाइम है, आप सिर्फ इतना ही समझ के रखिए कितना होता है -b/a। दूसरे फॉर्मूला आपको डिमांड करेगा अल्फा डॉट बीटा इजकल टू c/a। सर ये अल्फा डॉट बीटा क्या है, आपको भाषा में हिंदी में लिख के देगा, शून्यकों का योगफल बराबर c/a। हिंदी में कैसे लिखेगा सर, शून्यकों का गुणनफल बराबर अचर पद बट्टा एक्स स्क्वायर का गुणांक रहेगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर का गुणांक a है। और द्विघात समीकरण का जो सूत्र होता है वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा। ये आपको 3 सूत्र याद रखना है द्विघात समीकरण के व्यापक रूप से रिलेटेड। सर यहीं पर लगे हाथ आप त्रिघात का भी बता दीजिए, क्योंकि आपके परीक्षा में और जो मैं मॉडल पेपर करवाया हूँ अभी, वहाँ से त्रिघात से भी आपका क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है ना, सूत्र से, उनका भी रिवीजन कर लीजिए। सर एग्जाम में पूछा जाएगा त्रिघात समीकरण का व्यापक रूप, तो क्या हम लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल आप लिख दीजिएगा। जब ये आप लिख सकते हैं सर ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी द्विघात है, तो त्रिघात हो जाएगा ax³ bx स्क्वायर cx प्लस d हो जाएगा। चतुर्थ घात भी लिख सकते हैं, नाम है चतुर्थ, पावर में आपको 4 डालना पड़ेगा, अर्थात ax के पावर 4 bx के पावर 3 cx स्क्वायर, और ये हो जाएगा dx प्लस e हो जाएगा। एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि सर चतुर्थ घातीय बहुपद में कितने पद होते हैं, तो 5 पद आ रहा है, देखिए ना, 1 2 3 4 5, पदी की दृष्टि से ये 5 आ रहा है, लेकिन घातीय उतना ही होता है। बहरहाल हम आपको त्रिघात के फॉर्मूला आपको बताना है। त्रिघात समीकरण का जो व्यापक रूप आप दे रहे हैं कि ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d है, यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है कि त्रिघातीय बहुपद से कितने शून्य का आएगा। त्रिघातीय बहुपद से 3 शून्य का आएगा, एक आएगा अल्फा, एक आएगा बीटा और एक आएगा आपको गामा। और इसी में आपका रिलेशन पूछ लिया जाता है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है, तो कहिए -b/a। यही तो सर द्विघात में भी था, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, यहाँ भी वही चीज़ है। दूसरा सूत्र आपसे ये पूछा जा सकता है कि अल्फा डॉट बीटा प्लस बीटा डॉट गामा प्लस गामा डॉट अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, तो इसका सूत्र हो जाएगा आपको c/a। और तीसरा प्रश्न आ जाता है अल्फा डॉट बीटा डॉट गामा बराबर -d/a। त्रिघात समीकरण के सूत्र आपसे पूछ लिया जाएगा x³ माइनस, ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा डॉट बीटा डॉट गामा। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि बच्चे फंस जाते हैं कि माइनस प्लस कहाँ लगाऊं। देहाती में आप मैथिली में एक परिभाषा और भाषा आप खेलते होंगे कि काते काते लत्ती या बीच में भगवती प्लस, याद रखिएगा ये लत्ती है, लत्ती माइनस के रूप होता है। मैं ऐसा भाषा का प्रयोग इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि बच्चे यहाँ ना माइनस प्लस में यहाँ कभी प्लस यहाँ कभी माइनस लगा लेता है। तो मैंने किस शब्द का चर्चा किया, काते काते लत्ती और बीच में क्या आपका भगवती है, नहीं प्लस है। कन्फ्यूजन नहीं रहना, इन शब्दों से आप रूबरू होइएगा। तो आई होप कि आप इन तीनों सूत्र को आप अच्छे से समझ गए होंगे और इस पर आधारित हम अभी क्वेश्चन आपको बताते हैं। तो आइए इस टाइप का प्रश्न पूछ लिया जाए आपसे कि 3x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 8 का शून्यक ज्ञात करें और उसके बीच संबंध को आपको स्थापित बोला गया करने के लिए। ये बहुपद के रूप में दिया रहेगा। कैसे बनाएंगे,
हम डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन ध्यान रखिएगा इस अंदाज में लिख लीजिएगा, थोड़ा अच्छे से बनाना, क्योंकि आपका परीक्षा है सेंटर परीक्षा में और फाइनल परीक्षा दोनों में आप अगर शब्द अच्छे से लिख रहे हैं, कुछ भाषा कंटेंट दे रहे हैं मैथ में, तो मार्क्स फुल मिलता है। कॉपी चेक करने के दौरान पूरा का पूरा नंबर दिया जाता है, और जितना शॉर्टकट अपनाइएगा तो क्या ना उसमें थोड़ा सा कम नंबर मिलेगा। तो हम यहाँ माना कि हम इसको बहुपद मान लेते हैं। पी एक्स जो है वो है अपना दिया हुआ 3x² प्लस 10x प्लस 8 है, और इसका बोला गया आपको शून्यक ज्ञात करने के लिए हम यहाँ लिखेंगे जब पी एक्स का बोला गया है शून्यक निकालने के लिए, तो मैंने बराबर में क्या दे दिया, शून्य दे दिया। पी एक्स के जगह आप डाटा दे सकते हैं सर कि 3x² प्लस 10x प्लस 8 इजिकल टू 0, और यहाँ पे गुणनखंड आपको करना पड़ेगा शॉर्टकट में। कैसे करेंगे ध्यान रखिए, 8 और 3 का गुना कीजिए, 8 3 कितने होता है, तो कहिए सर 24 होता है, और 24 को तोड़िएगा इस अंदाज में तो आपको इस रूप में फैक्टर आ जाएगा, और इसके रिलेशन से 2 2 2 और 3 के रिलेशन से आपको 10 पुराना है, तो कहिए 2 दूना 4 और 3 दूना 6, माने 4 और 6 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, कहिए 10 होगा। यानी हम इसको लिख सकते हैं 3x² प्लस 6x और प्लस 4x और प्लस 8 इजिकल टू 0। कहिए 10 से न है, इसमें से कॉमन लीजिएगा, अगर 3x में कॉमन ले लूँ तो यहाँ x प्लस 2 हो जाएगा, और यहाँ 4 कॉमन लीजिएगा तो x प्लस 2 इजिकल टू 0। सर यहाँ पे x क्यों नहीं कॉमन लिए, क्योंकि यहाँ 8 के बगल में x नहीं लिखा हुआ है, बाहर में डाटा आपका 3x है और बाहर में डाटा 4 है, ऐसे 3x प्लस 4 लिख दीजिए, और इन दोनों कॉमन, ये दोनों तो कॉमन ही हो गया है ना, x प्लस 2 इजिकल टू आप ऐसे 0 लिख लीजिएगा। एक बार आप इसको 3x प्लस 4 बराबर अगर 0 दे देते हैं तो 3x इजिकल टू कहिए -4 और x इजिकल टू हो जाएगा -4/3। वहीं एक पॉइंट और आपको यहाँ पे मिला हुआ है ना, x प्लस 2 इजिकल टू 0, तो x इजिकल टू कितना हो जाएगा आपको -2, एक शून्यक अल्फा बराबर -4/3 मान लीजिएगा, और बीटा बराबर -2 मान लीजिएगा, यानी आपने 2 शून्यक फाइंड कर लिया। अब इसका संबंध आपको देना है। संबंध कैसे होता है सर, हम संबंध जानते हैं ना कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है कहिए -b/a, जहां अल्फा का वैल्यू -4/3 है और बीटा का वैल्यू आपको -2 है, तो यहाँ -2 दे दीजिए, फॉर्मूला का माइनस दीजिए, और x के बगल में जो डाटा होता है वही आपका b है, अर्थात यहाँ -10 और बट्टा में a, यानी x² के बगल वाला डाटा a होता है, यानी 3 दे सकते हैं। यहाँ पे आप काम कीजिएगा तो ये हो जाएगा -4/3, प्लस माइनस जब गुना कीजिएगा तब -2 बराबर -10/3। नंगड़ा भिन्न से नंगड़ा दीजिए इसको, 3 को 2 से गुनेटिएगा तो कहिए 3 दूना 6, माइनस में है, -6 -4 कितने हो गया, माने -10/3 इधर भी है और -10/3 इधर भी। आई होप ये संबंध हो गया अल्फा प्लस बीटा का। अब हमें अल्फा डॉट बीटा का संबंध चाहिए। हम लोग जानते हैं कि अल्फा डॉट बीटा बराबर होता है कहिए c/a होता है, दिखता होगा। अल्फा का वैल्यू है आपको -4/3 दिया हुआ, और बीटा का वैल्यू है -2, और c का वैल्यू आपको कितना दिया है, 8 दिया है, और a का वैल्यू कितना दिया आपको, 3 दिया है, तो यहाँ 3 दे दीजिए। माइनस माइनस प्लस होता है, 4 2 को गुना कीजिएगा तो कहिए 8/3 बराबर 8/3, दोनों मिल गया। यानी इस टाइप का जब भी प्रश्न पूछा जाएगा तो आप इस अंदाज में इसको बना सकते हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं इसी चैप्टर में दूसरे टाइप के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा टाइप का प्रश्न आपको किस अंदाज में पूछेगा, इनको देखिएगा। दूसरा टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा कि यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यक, देखिए बहुत सारा चीज़ अगर मैं आपको लिख लिख के बताऊं तो समय ज़्यादा लगेगा, एग्जाम का समय नज़दीक है तो आप रिवीजन लेकर के चलिए। देखिए अगर कह देगा कि कोई ऐसे द्विघात बहुपद का शून्यक, बहुपद का शून्यक क्रमशः क्या लगा देगा, क्रमशः आपको देख लेते हैं बुक में किस अंदाज में दिया है, -3 और 2 दिया हुआ है, यानी क्रमशः -3 और 2 है। ये आपको प्रश्न पूछा है 2015 में भी पूछा है, 2018 में भी पूछा है, -3 और 2 है। तो इसका बोला गया आपको क्या निकालने के लिए, इसमें बोल देगा कि इसका द्विघात समीकरण निकालिए, है तो द्विघात समीकरण आपको बताइए या द्विघात बहुपद बताइए। समीकरण बोलिए या बहुपद बोलिए, बात बराबर है, हालांकि बहुपद लगा के देगा। सीधा इसका सॉल्यूशन कैसे बनेगा शॉर्टकट में देखना। एक को आप अल्फा मान लेना, अर्थात -3 है,
और एक को आप बीटा मान लीजिएगा, माने दो दिया हुआ है। हम लोग जानते हैं कि द्विघात बहुपद का सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा होता है। यानी द्विघात बहुपद को हम पी एक्स कहते हैं, अर्थात एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे आपको अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या ज्ञात करना पड़ेगा, यहाँ पे फाइंड करना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं कि अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का वैल्यू -3 ले लूँ और प्लस बीटा का वैल्यू 2 ले लूँ तो ये आ जाएगा आपको -1। वहीं आप निकालेंगे अल्फा डॉट बीटा जो होता है -3 गुने 2, अर्थात ये हो जाएगा आपको -6 हो जाएगा। अब इन दोनों मान को क्या कीजिए, यहाँ पे पुट करके रख दीजिएगा तो आपका आंसर निकल जाएगा। यानी हमें निकालना था द्विघात बहुपद का सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आप -1 लाए हैं तो -1 दीजिए, बगल में एक्स दे दीजिए, और प्लस अल्फा डॉट बीटा है, लेकिन अल्फा डॉट बीटा का वैल्यू कितना है आपको आया है -6, अर्थात आपका आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एक्स, ऐसे एक लिखने की ज़रूरत नहीं है, और प्लस माइनस आपको -6 हो जाएगा। इस टाइप का भी प्रश्न आपके एग्जाम में आ जाता है। आई होप कि आप बना लोगे, सिर्फ आपको देखना है, राइट डाउन नहीं कीजिए। एग्जाम के समय में लिखने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ समझते जाइए कि इस टाइप का प्रश्न रहेगा तो हम कैसे बनाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा सर, देखिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आपको आ जाएगा इस अंदाज में। ये इस टाइप से पूछा जाएगा कि 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 बहुपद के शून्यकों का योगफल एवं गुणनफल ज्ञात करें। योगफल एवं गुणनफल ज्ञात करें, ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा कि योगफल और गुणनफल ज्ञात करना है। आप सीधा याद रखना, आपसे प्रश्न किया गया सिर्फ शून्यकों का योगफल चाहिए ना, आप अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a दे दीजिए, और इसमें b का वैल्यू कितना है -5/3। एक आंसर आपको यहीं पर चिपक जाएगा। यहीं पर अगर दे दिया जाए कि अल्फा डॉट बीटा बराबर सूत्र क्या होता है c/a, और c का वैल्यू आपको 7 देना है और a का वैल्यू कितना है 3 है, 7/3 हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है नहीं। इसी प्रश्न को अगर दूसरे अंदाज में आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता कि यदि इस टाइप से किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल, इस अंदाज में अगर लिखा रहता किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल एवं गुणनफल क्रमशः लगा रहेगा, ऐसे सब सवाल में क्रमशः -2,3 है तो द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। इस टाइप का अगर प्रश्न आएगा कैसे बनाएंगे, सवाल को ध्यान रखिएगा। किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल, यानी ये वाला जो -2 दिया है ना, आपको शून्यकों का योगफल दिया है, ये नहीं कि अल्फा दिया है, और क्रमशः यानी शून्यकों का गुणनफल। अल्फा डॉट बीटा हम 3 मानेंगे, सिर्फ बीटा नहीं 3 मानेंगे इसमें। अर्थात जब आप सवाल बनाइएगा, देखिए मैं क्वेश्चन भले ही घीस घास के लिखता हूँ, लेकिन सोल्यूशन आपको समझाने के लिए थोड़ा अच्छा से लिखेंगे। दिया गया है यानी शून्यकों का योगफल आपको दिया है -2 है, और शून्यकों का गुणनफल कितना दिया आपको 3 है, और यहाँ पे लिख दीजिएगा द्विघात बहुपद। और द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस क्या होता है अल्फा डॉट बीटा। द्विघात बहुपद को हम लोग पी एक्स से इंडिकेट करते हैं। सूत्र हो गया एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह आप -2 दे दीजिए, एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा 3 हो जाएगा। एक स्टेप और आगे बढ़िएगा, यानी ये हो जाएगा आपका आंसर इस टाइप से। आई होप कि आप इसको रिवीजन के तौर पे आप कर लीजिएगा, आपकी परीक्षा में इस टाइप का प्रश्न आता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर। नेक्स्ट टाइप के लिए आपको थ्योरी पर बल देना पड़ेगा। सर थ्योरी क्या होता है, हम शुरुआती चैप्टर में ही पढ़ा दिए थे कि अगर जो कोई बहुपद अगर px है, इस px में आपको भाग देना पड़ेगा क्या चीज़ से, gx से। जितना मर्तबा में लगता है उसको हम कहते हैं qx, और जो लास्ट में बच जाता है उसको हम कहते हैं rx। यानी आपको हम बताए थे फर्स्ट टाइम में ही कि जिस संख्या से भाग देते हैं उसे हम लोग कहते हैं भाजक, यानी जिसमें भाग देते उसे कहते हैं भाज्य, और जितना मर्तबा में लग जाए वो है आपका भागफल, जो लास्ट में बच जाए वो है आपका शेषफल।
इसका रिलेशन होता है, आपसे प्रश्न में पूछा जाएगा कि भाज्य बराबर, ये जो पी एक्स लिखा यानी भाज्य लिखा हूँ, भाज्य बराबर जो होता है भाजक बोले तो जी एक्स गुने भागफल, अब प्लस क्या होता है आपका शेषफल। और यहाँ से ही आपको सूत्र घुमा घुमा के 3-4 गो पूछ लिया जाएगा। कैसे सर? अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर मुझे सिर्फ केवल आर एक्स चाहिए तो आप आर एक्स बराबर क्या लिखिएगा, ऑलरेडी इस तरफ क्या है कहिए पी एक्स है, और इस दोनों डाटा को इधर ले आइएगा तो प्लस वाला डाटा क्या चीज़ में आएगा माइनस में, अर्थात इसको जी एक्स गुने क्यू एक्स आप इस अंदाज में लिख सकते हैं। अगर केवल आपसे जी एक्स डिमांड करता तो जी एक्स बराबर क्या होता है, पी एक्स तो ऑलरेडी ना आपके पास है, इस आर एक्स को इधर ले आते थे क्या चीज़ में चला था माइनस में, लेकिन आप जी एक्स निकाल रहे, ये गुना वाला डाटा कहाँ चलाएगा भाग में, अर्थात नीचे आपको क्यू एक्स देना पड़ता जब जी एक्स आपको निकालना होता, या क्यू एक्स निकालना होता यहीं पर। अगर हम क्यू एक्स फाइंड करते तो कहिए ऑलरेडी इस तरफ पी एक्स है, आर एक्स को जब इधर ले आइएगा तो आर एक्स क्या चीज़ में आ जाएगा आपको माइनस में आ जाएगा, और यहाँ पे आप क्यू एक्स निकाल रहे तो गुना वाला डाटा जो जी एक्स है वो कहाँ चलाएगा आपको भाग में चलाएगा। आई होप कि इस टाइप के बेसिक थ्योरी को आप समझे हैं, लेकिन आपके परीक्षा में क्वेश्चन आएगा। कैसे क्वेश्चन आएगा गौर से देखिए। क्वेश्चन आएगा कि यदि पी एक्स बराबर इतना है और जी एक्स बराबर इतना है तो आप क्यू एक्स और आर एक्स ज्ञात कीजिए और संबंध स्थापित कीजिए। हम एक में सब चीज़ बना देते हैं, हो सके आपको संबंध नहीं पूछे तो एक क्वेश्चन लेते हैं भाग देने से रिलेटेड, आपके एग्जाम में जो पूछा जाएगा। कैसा आता है क्वेश्चन देखिएगा गौर से। क्वेश्चन आएगा कि पी एक्स बराबर मान लीजिए दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, पी एक्स बराबर दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 दे दिया है, और यहीं पे आपको जी एक्स बराबर डाटा दे दे, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है ना, जी एक्स बराबर इतना है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 है, तो आपसे डिमांड किया जाएगा एग्जाम में, हो सके तो क्यू एक्स पूछा जा सकता है या आर एक्स पूछा जा सकता है। नहीं, हम लोग भाग देंगे। सर भाग कैसे देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2 से भाग देंगे किसमें, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 में क्या करेंगे भाग देंगे। आप ध्यान दीजिए इसमें कितना मर्तबा में लगेगा, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा गलत है, ये 4 है, ये क्या है क्वेश्चन में आपको पावर में 4 है, और यहाँ पे डाटा दिया आपको 5x ही है, ठीक है, पावर में 4 है। मन में सोचिए एक्स स्क्वायर है, एक्स के पावर कितना से गुना कीजिएगा तो 4 पड़ जाएगा, ई एक्स स्क्वायर है, ई एक्स स्क्वायर हो जाएगा आपको एक्स की पावर 4, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो प्लस माइनस माइनस, एक्स स्क्वायर को 2 से गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। यहाँ एक्स के पावर 4 को एक्स के पावर 4 से ऐसे नहीं काट सकते, इसको काटने के लिए आपको यहाँ पे माइनस से काम करना पड़ेगा, प्लस माइनस माइनस, और ये माइनस माइनस यहाँ पर आपको प्लस देना पड़ेगा, दोनों कट जाएगा। अब ये दोनों पावर समान नहीं है, इसके पावर का लेवल का ऊपर कोई है ही नहीं, तो ये यहाँ पे ऑटोमेटिक जैसे का तैसे उतर जाएगा। सर यहाँ माइनस है, नहीं ये प्लस है, ध्यान रखिएगा। अब ये पूरा का पूरा यहाँ उतार दो, अर्थात यहाँ पे माइनस 5x प्लस 6 हो जाएगा। ध्यान रखना यहाँ पे जो सिंबल होता है वही सिंबल आपको यहाँ चिपकाना पड़ेगा, अर्थात नहीं कुछ तो यहाँ पे क्या है प्लस है। अब हम कितना से गुना करेंगे एक्स स्क्वायर ताकि आ जाए 2x स्क्वायर, तो सर केवल 2 से गुना कीजिए, 2 और एक्स स्क्वायर को गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, और 2 को माइनस 2 से गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 4, और यहाँ पे काम कीजिए माइनस से, प्लस माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस, ये कट जाएगा, अर्थात ये अपना डाटा बच जाएगा, क्योंकि ये निगेटिव में है माइनस 5x, और 6 और 4 कितना हो जाएगा आपका 10, ठीक है। तो ये आपका QX पूछता तो QX का आंसर हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस 2, और शेष आया आपको माइनस 5x प्लस 10। सर इसको जांच कैसे करेंगे, जांच देखिए कैसे करते हैं, सब चीज़ सीख लीजिए, जांच हो जाएगा। हम लोग जानते हैं ना PX बराबर क्या होता है, GX गुने QX प्लस क्या होता है कहिए RX। PX की वैल्यू अपने पास कितना है, तो PX का वैल्यू है x की पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 है। GX सर कितना दे देंगे, GX का वैल्यू जितना से भाग दिए बोले तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 है, और QX है एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, और शेष का वैल्यू है माइनस 5x प्लस 10, तो यहाँ पे कोष्ट में माइनस 5x प्लस 10 दे दिए। बड़ी संयोग की बात है कि यहाँ पे आपको गुना भाग करने की ज़्यादा लफड़ा नहीं है। a प्लस बी और a माइनस बी का सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस कहिए b स्क्वायर, इस अंदाज में आप लिख सकते हैं, और यहाँ प्लस माइनस ये हो जाएगा माइनस 5x
प्लस 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 ये 10 हो जाएगा, अर्थात ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस 5x प्लस 10, यानी ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, पहले ज़्यादा एक्स वाला लीजिए, यानी ये माइनस 5x हो जाएगा, 10 में से माइनस 4 चला गया तो 6। दोनों डाटा क्या हो रहा है आपका, बराबर आ रहा है। इस अंदाज में आपको कहेगा सिद्ध कीजिए, या तो इतना ही कहेगा ज्ञात करने के लिए, या तो कह देगा आपको भागफल ज्ञात करने के लिए या शेषफल ज्ञात करने के लिए आप बना सकते हैं इस टाइप का क्वेश्चन। आई होप कि आपके जो सेकेंड चैप्टर है बहुपद, इस बहुपद में इतना ही टाइप का क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन तो अनंत है, लेकिन फिर भी आपको टाइप की जानकारी हम टाइप बाय टाइप हर प्रश्न को आपको हर स्लाइड में बताया है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, और उस चैप्टर का नाम है तीसरा चैप्टर, अर्थात दो चर वाले रैखिक समीकरण में। नाम ही है दो चर। हम लोग जानते हैं ना कि ए से लेकर के जेड तक की जितने भी लेटर है उसे चर कहते हैं, और इसमें आपको 2 वेरिएबल लेकर के चलना है, चाहे ए बी लेकर के चलिए, एक्स वाई के लेकर के चलिए, पी क्यू लेकर के चलिए। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण, थर्ड चैप्टर का नाम क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसको थोड़ा अच्छे से आप बेसिक दृष्टि से फटाफट समझ जाइए, ताकि आपके परीक्षा में आपको जो मैं बता रहा हूं इससे रिलेटेड ढेर सारा ऑब्जेक्टिव आपको देखने को मिलेगा। ठीक है सर, दो चर वाले रैखिक समीकरण में मूल रूप से देखा जाए, अगर हम ये ले लिए a1x प्लस b1y बराबर c1, और एक समीकरण लिए a2x प्लस b2y बराबर c2। अगर दो टाइप का इक्वेशन दिया हुआ है, इसमें आपको संबंध के बारे में जानना है। फर्स्ट संबंध क्या है, a1 बट्टा a2 अगर बराबर नहीं आया b1 बट्टा b2 का, तो इसके 4 उत्तर आपको ध्यान रखना है। कैसे 4 उत्तर होगा, देखिए पहला उत्तर होगा, ए नंबर में लिख देता हूँ, इसका एक हल निकलेगा, और एक हल को हम लोग कहते हैं अद्वितीय हल। कौन सा हल कहते हैं, अद्वितीय भी कहते हैं, अद्वितीय हल। दूसरे केस इसको याद रखना, जब आपसे पूछा जाएगा कि जब एक हल दे या दो हल दे या हजार हल दे, लेकिन यहाँ एक हल दिया है, तो यह समीकरण अपने आप में संगत होगा। तो यहाँ पे हमने 2 आंसर पा लिया। तीसरा आंसर आपसे पूछा जा सकता है कि इसकी ग्राफ कैसी होगी, तो ग्राफ इसका प्रतिच्छेदी होगा, प्रतिच्छेदी होगा। और आपसे इसके समीकरण के बारे में पूछा जाएगा कि कैसा समीकरण होगा, तो ये अविरोधी समीकरण होगा, विरोध नहीं करेगा। लेकिन यही कंडीशन दूसरे फॉर्म में आ जाता, ऐसा क्वेश्चन आएगा, मैं अभी जस्ट क्वेश्चन अप्लाई करके आपको बताऊंगा, आप थ्योरी के समझिए। अगर a1 बट्टा a2 बराबर रहे b1 बट्टा b2 का, लेकिन c1 बट्टा c2 के बराबर नहीं रहे, तो पहला आंसर आपसे पूछा जाएगा कि ऐसे समीकरण का हल कैसा होगा। तो ऐसे समीकरण का हल कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। और जब ये कोई हल नहीं दिया, तो क्या संगत होगा, क्या ये हो जाएगा आपको असंगत। और जब कोई हल नहीं ही दिया, तो इसका जब ग्राफ खींचिएगा तो इसका ग्राफ समांतर हो जाएगा, कहीं कटेगा ही नहीं। और डी उत्तर इसका हो जाएगा ऐसे इक्वेशन आने वाली जो समीकरण होगी, वो समीकरण कैसी हो जाएगी, अपने आप में विरोधी हो जाएगी। और तीसरा कंडीशन हमें याद रखना है कि जब आपका तीसरा केस a1 बट्टा a2 बराबर है b1 बट्टा b2 का, और बराबर है c1 बट्टा c2 का, तो पहला केस ऐसे समीकरण का अनेक हल निकलेगा। और जब अनेक हल दे या एक हल दे या कितनों हल दे, यदि आपके पास हल मिल गया, तो ऐसे समीकरण को हम लोग संगत समीकरण कहते हैं, अर्थात संगत होगा। इसकी ग्राफ की बात करूं तो इसकी ग्राफ कैसी हो जाएगी, आपको संपाती हो जाएगी, अर्थात एक ही के ऊपर दूसरा ग्राफ चढ़ जाएगा। और ऐसे समीकरण को हम लोग कौन सा समीकरण कहते हैं, तो आश्रित समीकरण के नाम से जानते हैं। अगर ये थ्योरी अगर आपको पता है, तो आई होप इससे रिलेटेड ढेर सारा प्रश्न आपके परीक्षा में पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में, और आप आसानी से बना देंगे। जैसे कि हम 2-3 प्रश्न आपके बीच लेकर के आते हैं। तो आइए, आपके बीच में ये 3 प्रश्न लेकर के आ गया, और इन तीनों प्रश्न में आपको देखना है, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है या तो संगत है कि असंगत है, ग्राफ क्या होगा, ये कितने हल देंगे, और ये कैसी समीकरण है। तो हम तीनों प्रश्न आपके बीच लाए हैं, तीनों टाइप का। इन तीनों प्रश्नों से आपके सभी प्रश्न का हल मिल जाएगा। हालांकि आपके इक्वेशन रूट में भी हो सकता है गुणांक, तो रूट वाले में भी घबराइएगा नहीं। हम आपके बीच सिंपल क्वेश्चन लेकर के आए, क्योंकि ये वीडियो स्पीड करके आपको बताना है। और एक फर्स्ट पार्ट में आपका आज हम डाल देंगे पार्ट 1 वीडियो, जिसमें आपको 1 से चैप्टर से लेकर के आपको लगभग 6 चैप्टर तक का रिवीजन रहेगा। फिर कल आपको डालेंगे 7 कहा जाए,
8 से लेकर के 15 तक फिनिश हो जाएगा। तो आपके सेंटर परीक्षा के लिए रामबाण होगा। ठीक है, आइए हम आगे बढ़ते हैं। ऐसे समीकरण को आपको हल देने के लिए सबसे पहले हमें ज्ञात करना पड़ेगा a1 बट्टा a2। यहाँ a1 का वैल्यू 3 है और a2 का वैल्यू है 2, 3 बट्टा 2 हो गया। फिर हम ज्ञात करेंगे b1 बट्टा b2, यानी b1 का वैल्यू 5 है और b2 का वैल्यू 3। हम आपसे पूछेंगे क्या a1 बट्टा a2 और b1 बट्टा b2 आपस में बराबर हो रहा है क्या? आप कहोगे गुरुजी कि ये बराबर नहीं है, यानी आप हमें इस अंदाज में जवाब दोगे कि a1 बट्टा a2 जो है ये b1 बट्टा b2 के बराबर नहीं है। ऐसे समीकरण के कितने आंसर हो सकता है? अगर पूछेगा कि क्या हल होगा तो हल हो जाएगा इसका अद्वितीय हल हो जाएगा। और अद्वितीय हल को ही हम क्या कहते हैं? एक हल के नाम से जानते हैं। अगर ऐसे ही क्वेश्चन आ जाता, आपसे पूछता कि ये समीकरण संगत है कि असंगत, आप ऐसे कंडीशन पा रहे हैं मतलब कि एक हल पा रहे हैं, यानी इसका अगर आपसे संगत असंगत में उत्तर आता तो आपको संगत टिक आउट करना पड़ता, क्योंकि कुछ ना कुछ तो हल तो आ रहा है ना। नहीं, अगर आपसे ग्राफ पूछता तो जब ऐसे समीकरण पूछे इस फॉर्म में ले आते तो इसका ग्राफ कैसा हो जाता? प्रतिच्छेदी हो जाता। सर प्रतिच्छेदी ग्राफ कैसे होता है? जैसे ये ड्राइंग करते, एक लाइन इधर चला जाता, एक लाइन इधर चला जाता, दो इक्वेशन कट जाए तो ये हो जाएगा आपका प्रतिच्छेदी। और इस समीकरण के बारे में पूछ लेता है, ये समीकरण है कैसा? तो ये अविरोधी समीकरण है। अविरोधी इसीलिए मैं इसको कहा क्योंकि ये कुछ न कुछ आपको हल देगा। ठीक है, दूसरी कंडीशन में फिर हम यहाँ जांच करेंगे, a1 बट्टा a2 निकालेंगे, यानी 3 बट्टा 6 टोन देंगे तो ये आ जाएगा 1 बट्टा 2। अगर मैं फिर b1 बट्टा b2 ज्ञात करूँ तो ये हो जाएगा 4 बट्टा 8, इसको टोन दीजिएगा तो 1 बट्टा 2। जब तक मान आपको बराबर आता जा रहा है आपको आगे वैल्यू भी ज्ञात करना पड़ेगा। यहाँ पे हमें मान नहीं बराबर आया, इस वजह से मैंने c1 बट्टा c2 ज्ञात नहीं किया। यहाँ पे a1 बट्टा a2 बराबर है, b1 बट्टा b2 दोनों अगर मैच कर रहा है 1/2 तो आपको c1 बट्टा c2 फाइंड करना ही पड़ेगा, अर्थात c1 बट्टा c2 5 बट्टा 9। और आप कहिएगा कि सर 2 गो बराबर है, एगो बराबर नहीं है। माने ये कौन सा थ्योरी हो गया? ये थ्योरी हो गया a1 बट्टा a2 सर b1 बट्टा b2 के तो बराबर है, लेकिन c1 बट्टा c2 के बराबर नहीं है। और ये ऐसे कंडीशन में आपसे पूछा जा सकता है कि इस समीकरण का हल क्या है। जब आपसे हल हो पूछता, आप यहाँ तक आते तो आप खुद जवाब दे दीजिएगा कि सर इसका कोई हल नहीं होगा, क्योंकि ज्ञात ही नहीं होगा, सबका सब कट जाएगा। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर में नो सॉल्यूशन, यानी कोई हल ज्ञात इसका नहीं होगा। दूसरा नंबर में जो हल नहीं दिया उसे हम क्या कहते हैं? असंगत। या डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन आ जाए इस फॉर्म में अगर आप बदल दीजिएगा तो इसका इस रूप से असंगत दे सकते हैं। तीसरा हो सकता है इसका ग्राफ कैसा होगा? तो ग्राफ होगा समांतर। समांतर ग्राफ क्यों होगा? क्योंकि ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये लाइन ऐसे जाता तो ये लाइन ऐसे जाता, कहीं जीवन में कभी कटता ही नहीं, पैरेलल हो जाता। और ऐसे समीकरण जो हल नहीं दे उसे हम लोग विरोधी कहते हैं। कौन सा समीकरण कहते हैं? विरोधी कहते हैं। तीसरे क्वेश्चन को देखिए, सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे a1 बट्टा a2, यानी 3 बट्टा 9 काट खोट के कहिए 1 बट्टा 3 आया। अगर मैं b1 बट्टा b2 लूँ यानी 2 बट्टा 6 काट खोट के कितना आया? 1 बट्टा 3 आया। अगर मैं c1 बट्टा c2 लूँ कहिए 5 बट्टा 15 काट खोट के कितना आता था? कहिए 1 बट्टा 5 आता। 1 बट्टा 3 आता, 5 तिया 15 है ना, तो 1 बट्टा 3, अर्थात तीनों बराबर आ रहा है सर। a1 बट्टा a2, b1 बट्टा b2 और c1 बट्टा c2 अगर तीनों बराबर आ जाए तो आपसे कंडीशन पूछा जाता कि इसका हल क्या है? तो इसका हल हो जाएगा आपको अनेक हल हो जाएगा। एक हल दे या अनेक हल दे, ऐसे समीकरण अपने आप में क्या होता है? संगत होता है। और जब इस इक्वेशन में आ जाए तो इसका ग्राफ अगर आपसे डिमांड करता तो ग्राफ हो जाता संपाती। संपाती किसको कहती है? वाई एक्सिस है, एक एक्स एक्सिस है, ये लाइन इधर गया ना तो उसी पर दूसरा लाइन चढ़ जाता, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? संपाती। और जब ऐसे समीकरण आपको इस फॉर्म में आ जाए तो ऐसे समीकरण को हम लोग कहते हैं आश्रित समीकरण। क्या कहते हैं? आश्रित समीकरण। आई होप कि आपको इस टाइप से प्रश्न पूछा जाएगा तो आप आसानी पूर्वक ऐसे प्रश्न का जवाब आप 2 नंबरा की दृष्टि से और ऑब्जेक्टिव की दृष्टि से आप अच्छे से जवाब दे सकते हैं। ठीक है, अब हम सीधा चलते हैं अगले टॉपिक पर। और इसमें टॉपिक पूछा जाएगा कि जो भी समीकरण है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण, इस समीकरण की हम 4 वैरायटी से हल सीखते हैं। 4 वैरायटी में सबसे पहला वैरायटी आपका आता है विलोपन विधि। मान लीजिए, हालांकि बुक में दूसरी चीज़ का चर्चा है, एक विलोपन प्रोसेस हो जाएगा। दूसरा प्रोसेस जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ग्राफ विधि से बनाना पड़ेगा, और ग्राफ आपके 5 नंबर का पूछता है एग्जाम में, इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। तीसरा होता है आपको प्रतिस्थापन। कौन सा चीज़ बोला मैंने? प्रतिस्थापन। और चौथा प्रोसेस होता है आपको
वज्र गुणन विधि। कौन सा विधि? वज्र गुणन विधि। आई होप कि ये 4 प्रोसेस से आप किसी भी समीकरण का हल बना सकते हैं। ठीक है, हम एक समीकरण का हल, एक ही समीकरण को लेते हैं और उस एक ही समीकरण से आपको हम चारों प्रोसेस से बता देते हैं और आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा। सर चैप्टर इतना जल्दी फिनिश कैसे? भाषा वाला कैसे होगा? भाषा वाले में जैसे उम्र पर आधारित प्रश्न आएगा, नाव धारा पर आधारित प्रश्न आएगा, आपको भिन्न पर आधारित प्रश्न आएगा, ये 5 नंबरा पूछा जाता है। ठीक है, तो टाइप बाय टाइप हम आपको शॉर्ट वीडियो बता सकते हैं। अगर अभी कहिएगा बताने के लिए तो बहुत ज़्यादा लंबा टाइम हो जाएगा, नहीं तो थोड़ा रिवीजन है, तो रिवीजन के इसमें बेसिक चीज़ों को लेकर के चलिए। ठीक है, हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाता 3x प्लस 2y बराबर 5 है और 2x प्लस मान लीजिए कि 3y बराबर अगर ऐसे 9 दे दिए, 3x प्लस 2y बराबर 5 और ये हो जाएगा यहाँ 8 कर दीजिए। यहाँ मैंने कितना कर दिया? 8 है। इस समीकरण का कहेगा हल कीजिए। अगर समीकरण में आपका नाम दे करके पूछ ले कि विलोपन विधि से हल कीजिए तो विलोपन विधि से बनाना पड़ेगा। प्रतिस्थापन पूछ दे तो प्रतिस्थापन से बनाना पड़ेगा। व्रज गुणन पूछ दे तो व्रज गुणन से बनाना पड़ेगा। ग्राफ पूछ दे तो ग्राफ से बनाना पड़ेगा। अगर समीकरण का नाम नहीं दे तो आपको जो विधि आसान होगा, अभी हम चारों विधि बनाएंगे, वो वही विधि अपना करके आप बनाइएगा। तो सबसे पहले हम लोग विलोपन विधि का चलते हैं। विलोपन विधि से फर्स्ट विलोपन विधि कैसे बनाते सर? विलोपन विधि से जो समीकरण दिया रहे ना, 3x प्लस 2y बराबर 5 है और आपका 2x प्लस 3y बराबर 8 है। एक समीकरण को आप फर्स्ट नाम देना, दूसरे समीकरण को आप सेकेंड नाम देना। ठीक है, आप इसमें से किसी की कांस्टेंट को बराबर कीजिए। ऊपर 3 है, नीचे 2 है, यहाँ 2 है, नीचे 3 है, किसी को भी बराबर कीजिए। चलिए, y के गुणांक यहाँ 3 है ना, तो आप यहाँ 3 से गुणित दीजिए और यहाँ y का गुणांक 2 है तो यहाँ 2 से गुणित दीजिए। 3 को 3 से गुना कीजिएगा तो 3 तिया 9x हो जाएगा, 3 दूना ये 6y हो जाएगा और 5 तिया हो जाएगा 15। 2 से गुना कीजिएगा तो ये 4x हो जाएगा, 2 तिया 6y हो जाएगा, 8 दूना 16। अब यहाँ पे काटने के लिए अपने मन से हम माइनस से काम करेंगे, यानी प्लस माइनस ये माइनस, प्लस माइनस ये माइनस, प्लस माइनस ये माइनस, ये कट गया। देखा जाए तो आपका जो डाटा आ रहा है इसमें 8 दूना 16 और 5 तिया 15। 9x से 3 तिया 9, 3 दूना 6, 4x हटाइएगा तो ये हो जाएगा आपको 5x बराबर, ये क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ आ रहा है। तो चलिए, कुछ क्वेश्चन गलत टाइप होने की वजह से थोड़ा सा हम नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं, क्योंकि उसका जो वेरिएबल था वो मैच नहीं कर रहा था, विरोधी समीकरण आ रहा था। उसको हम अविरोधी में एक नया प्रश्न लेकर के आए हैं और इस प्रश्न को हम लोग फर्स्ट, फिर वही प्रोसेस हम लोग विलोपन विधि सीख रहे हैं। सर ये विलोपन विधि कैसे बनाते हैं? देखिए, यानी ये ऐसे ही लिखेंगे, 3x प्लस 2y बराबर 8 है और आपका ये है 5x प्लस 3y बराबर 13 है। एक समीकरण हम फर्स्ट लेते हैं और दूसरे समीकरण को सेकेंड लेते हैं। किसी में जो चर है ना, उसके गुणांक को आप बराबर कर लीजिए। बराबर करने का सेंस ये है कि यहाँ y का गुणांक 3 है तो यहाँ पर 3 से गुणित दीजिए और यहाँ y का गुणांक 2 है तो यहाँ 2 से गुणित दीजिए। 3 तिया ये हो जाएगा 9x प्लस 6y बराबर 8 तिरिक 24 और 2 से गुना कीजिएगा तो 10x प्लस 9y बराबर 13 दूना हो जाएगा 26। यानी देखा जाए 3 दूना ये 6y ही हो जाएगा, 2 तिया 6, 13 दूना 26, 10। माइनस से काम करेंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस ये कट जाएगा। 9x से 10x हटाइएगा तो हमेशा बड़ा वाला का सिंबल लिया जाता है, अर्थात ये हो जाएगा आपको माइनस एक्स बराबर 26 में से 24 को हटाइएगा तो -2, माइनस से माइनस कर दीजिएगा, x का वैल्यू कितना निकल जाएगा 2। अब हम लिखेंगे समीकरण फर्स्ट या सेकंड कहीं भी, फर्स्ट में x का मान रखने पर समीकरण फर्स्ट आपका क्या है? तो समीकरण फर्स्ट है 3x प्लस 2y इक्वल टू 8 है। आप x का वैल्यू रखिए, क्योंकि x का वैल्यू आप फाइंड कर चुके हैं, कितना 2 है, अर्थात यहाँ पर 3 गुना 2 प्लस 2y इक्वल टू 8 लिख सकते हैं। 2y इक्वल टू हो जाएगा 8, 3 दूना 6, 6 को इधर लेके आइएगा तो घट जाएगा, माने 2y बराबर 2, 2 से 2 कट गया, y का वैल्यू 1 आ जाएगा। अर्थात x का वैल्यू 2 निकाले और y का वैल्यू 1 निकाले। ये कौन सी प्रोसेस से निकाले? तो आप विलोपन विधि से निकाले हैं, नहीं?
सर इसका जांच कैसे करेंगे कि हमारा सवाल गलत है या सही? आप किसी भी समीकरण में ये मान और ये मान दोनों रख के देखिएगा तो बराबर आ जाएगा। अर्थात x के वैल्यू अगर 2 रखूँ यहाँ पे तो कहिए 3 दूना 6 हो जाएगा, और y का वैल्यू अगर 1 रखूँ तो 2 एकम 2, तो 6 और 2 कितना हो जाएगा 18। यहाँ भी 5 दूना 10, क्योंकि x का वैल्यू आपको 2 है और y का वैल्यू 1 है, 3 एकम 3, तो 10 से 3 कितना हो जाएगा 13। यानी इस प्रश्न में x के वैल्यू हम कितना निकाले हैं 2 निकाले, और y का वैल्यू कितना निकाले हैं 1 निकाले हैं। ये कौन विधि था? तो ये था आपको विलोपन विधि। अगर मैं इसी प्रश्न को प्रतिस्थापन विधि से लेकर के आपको बनाऊं, और प्रतिस्थापन विधि अगर आपके प्रश्न में पूछ लिया जाता तो हम कैसे बनाएंगे इनको देखिएगा। प्रतिस्थापन विधि के लिए सबसे पहले आपको किसी एक समीकरण से बात करना पड़ेगा। चाहे जो प्रोसेस बनाइए आपको क्या है ना, आंसर एक ही जैसा आएगा। कोई भी प्रोसेस आप बनाइएगा तो आंसर आपको एक ही जैसा आएगा। यहाँ पे 3y था, 3y था और यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे 13 है, बराबर है, ये बराबर का सिंबल है, ये 5 है। ठीक है, चलिए सवाल की ओर बढ़ते हैं, और सेकेंड टाइप आपका प्रतिस्थापन रहेगा। प्रतिस्थापन प्रतिस्थापन विधि कैसे बनाते हैं सर? ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे सबसे पहले समीकरण मान लेते हैं यहाँ पर। चलिए हम यहीं पर मान लेते हैं ये समीकरण फर्स्ट और ये समीकरण सेकंड है। लिख दीजिएगा ऐसे, समीकरण फर्स्ट से फर्स्ट है क्या 3x प्लस 2y बराबर 8 है। अगर 2y को उधर फेंक दूँ तो 3x बराबर हो जाएगा 8 माइनस 2y, यानी x बराबर हो जाएगा 8 माइनस 2y, बट्टा में क्या दे दीजिएगा 3, और इसका नाम दे दीजिएगा समीकरण 3। ठीक है, मैं समीकरण फर्स्ट से बात कर लिया हूँ, काम कर लिया, और हमारा काम आप किससे रहेगा समीकरण सेकेंड से। अब यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कि समीकरण सेकेंड में किसका मान निकालें आप? x का मान निकालें ना, x का मान रखने पर समीकरण सेकेंड है अपना क्या? समीकरण सेकेंड है 5x प्लस 3y बराबर में 13 दिया हुआ है। ये सर x के जगह आप कितना रख सकते हैं, क्योंकि x का वैल्यू अपना कितना दिया हुआ है 8 माइनस 2y बट्टा 3, तो यहाँ दे सकते हैं 8 माइनस 2y, अब बट्टा में क्या है 3, ऑलरेडी आपका ये 3y है बराबर में 13। अगर गुना कर दिया जाए तो ये हो जाएगा 8 पंचे 40 माइनस 6y, अब बट्टा में क्या हो जाएगा 3, 6 कैसे होगा 5 दूना ये हो जाएगा आपका 10, कितना हो जाएगा 10y, अब प्लस 3y इजिकल टू 13, इसके नीचे 1 है, अर्थात ये बट्टा पर का जोड़ का काम करेगा। 3 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी 40 माइनस 10y, अब प्लस 3 तिया कितना हो जाएगा 9y बराबर में 13। कोनमा कोन में से 1 से गुनेट कर दीजिए। अगर गुना कीजिएगा तो कैसे गुनेटेंगे गौर से देखो, 1 से अगर यहाँ काम करूँ तो इसको हम लिख सकते हैं 40 माइनस 10y से 9y हट जाएगा, यानी माइनस y हो जाएगा, 13 तिया कितना हो जाएगा आपको 39, 13 तिया 39, और इस 40 को उधर फेंक दीजिएगा तो माइनस y बराबर हो जाएगा 39 में से 40 घट जाएगा, माने माइनस y बराबर -1, माइनस से माइनस कट के y का वैल्यू कितना आ गया आपको 1 आ गया, जो ऑलरेडी आपका y का वैल्यू उस प्रोसेस से विलोपन विधि से भी 1 निकाले थे। अब x का मान निकालना है तो हम लोग लिख देंगे समीकरण जो थर्ड बनाए हैं ना यहाँ पे तीसरा समीकरण, वहाँ पे आप मान रख दीजिए। समीकरण 3 में y का मान रखने पर समीकरण आपका 3 है क्या? समीकरण 3 है x इजकल टू 8 माइनस 2y, अब बट्टा में कितना दे दीजिएगा आपका 3 है तो 3 दे दीजिए, अर्थात 8 माइनस 2 गुने 1 बट्टा में 3, यानी 8 माइनस 2 बट्टा में 3, यानी 6 बट्टा कितना हो जाएगा 3, 3 से 6 को काट दीजिएगा तो 2 मरतबे में कट जाएगा। x का वैल्यू भी 2 आया और y का वैल्यू कितना आ गया आपको 1 आ गया। हम किस विधि से बनाए? ये प्रतिस्थापन विधि से। यही प्रश्न अगर आपसे पूछा जाता कि ग्राफ विधि से कैसे बनाएंगे, तो ग्राफ विधि को थोड़ा देखिए, उसके बाद ब्रजगुणन विधि देख करके हम चैप्टर का विराम देंगे यहीं पर। मेरा इच्छा था आगे बढ़ाने का, लेकिन अब लग रहा है कि हम थोड़ा सा थका सा महसूस कर रहे हैं, तो थोड़ा ज़्यादा लॉन्ग वीडियो भी हो जाएगा। आपको मेरा प्रयास रहेगा कि 2 से 3 वीडियो में समाप्त कर दे। टारगेट था 1 ही वीडियो में समाप्त करने का, पर थोड़ा बॉडी को भी देखना है, कल काम भी है ना अपना, क्योंकि यही काम तो है नहीं, कुछ और एक्स्ट्रा काम हो जाता है। आइए ग्राफ विधि पर आते हैं। तीसरा विधि है आपका ग्राफ विधि। सर ग्राफ विधि कैसे बनाते? देखिए
ये 3x प्लस 2y बराबर आपको 8 दिया है ना, आप सबसे पहले यहाँ 3x बराबर 8 माइनस 2y लिख सकते हैं, यानी 3x बराबर 8, यहाँ पे x का प्योर मान निकालना है, ये था ना 3x बराबर 8 माइनस 2y, यानी x बराबर हो जाएगा 8 माइनस 2y, या बट्टा में कितना दे दीजिए 3। और यहाँ से आप एक टेबल रेडी कीजिए। कैसे टेबल रेडी करना है इसको देखिए। ये मशीन है, y में ऐसा मान रखिए ताकि कट जाए। सर y में 1 रखते, जब 1 रखिएगा तो 2 कम 2 होगा, 8 में से 2 खींच लीजिएगा तो ऊपर 6 होगा, 6 में 3 से दलना मारिएगा तो 2 मरतबे में फूट जाएगा। ऐसे ही कुछ मान ऐसा रखिए ताकि कट जाए। नहीं, अगर सर हम -2 रख लेते हैं y की जगह, यहाँ पे -2, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 दूना 4, 8 4 12, 3 से 12 में भाग दीजिएगा तो कहिए 4 मरतबे में कट जाएगा, 4 3 12। इस टाइप का टेबल रेडी हो गया समीकरण फर्स्ट से। ये था समीकरण फर्स्ट। ऐसे ही हम समीकरण सेकंड से काम करेंगे। समीकरण सेकंड से, समीकरण सेकंड है आपका 5x प्लस 3y बराबर दिया है 13, यानी 5x बराबर हो जाएगा 13 माइनस 3y, 13 माइनस 3y, यानी x बराबर हो जाएगा 13 माइनस 3y, बट्टा में क्या दीजिएगा 5। ऐसे ही आप टेबल रेडी कर लीजिए। कैसे टेबल रेडी करेंगे सर, y के जगह ऐसा मान रखिए ताकि कट जाए। अगर 1 रखूँ तो कहिए 3 कम 3, 13 में से 3 हट गया तो ऊपर 10 से ना होगा, 10 को 5 से भाग दीजिएगा तो 2 मरतबे में कट जाएगा। ऐसे ही कुछ ऐसे मान रखिए ताकि आसानी से कट जाए। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे अगर कितना मान रखा जाए ताकि कट जाए, अच्छे से कट जाए, 6 3 9 4 3 12। हाँ, अगर मैं 4 रख दूँ माइनस में तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 3 12, 12 13 25, 25 को 5 से भाग दीजिएगा तो 5 मरतबे में क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा। अब यहाँ पे ग्राफ की ड्राइंग कीजिएगा, थोड़ा ग्राफ की ड्राइंग देखिए कैसे बनता है। ये है आपका y एक्सिस और ये है y डैश, ये है x है और ये है आपका x डैश। पहला कुछ दूरी पर 1 ले लीजिए, फिर कुछ दूरी पर 2 ले लीजिए, फिर 3 ले लीजिए, फिर 4 ले लीजिए, फिर 5 ले लीजिए, फिर 6 ले लीजिए। ऐसे ही यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। इधर माइनस में लेना पड़ेगा आपको, -4, -5, -6। यहाँ भी आपको माइनस में लेना पड़ेगा, -3, -4, -5, -6। इस टाइप से हम ले लिए। अब क्या कीजिएगा, इसमें आप वैल्यू पुट कीजिएगा। कैसे वैल्यू पुट कीजिएगा, x का वैल्यू 2 है, y का वैल्यू 1 है, तो x का वैल्यू 2 यहाँ पर है, y का वैल्यू 1 यहाँ पे है। तो आप डॉटेड लाइन में देखिएगा इस टाइप से ये यहाँ पे आकर के मिल रहा है, ये वाला पॉइंट है। x का वैल्यू 2 है और y का वैल्यू आपका 1 है। ऐसे ही आप x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू -2 लीजिए। x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू जब -2 लीजिएगा तो ये इस हो करके यहाँ पर आएगा, इस सामने यहाँ पे ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू आपको -2 को दर्शा रहा है। और पटरी के सहारे क्या कीजिएगा, इस लकीर को ऐसे खींचिएगा, ये लकीर ऐसे आपको इस होकर के पास होकर के चला जाएगा। ये जो समीकरण आप खींचे हैं ये कौन सा समीकरण है, पहली समीकरण, अर्थात 3x प्लस 2y बराबर 8। आप यहाँ पे ड्राइंग की दृष्टि से इस अंदाज में आप लिख सकते हैं। दूसरे समीकरण को देखिए, x का वैल्यू 2 y का वैल्यू 1 जो ऑलरेडी आपका बैठा है, x का वैल्यू 2 y का वैल्यू 1, यही पॉइंट है, x का वैल्यू 2 y का वैल्यू 1। और फिर x का वैल्यू 5 लेना है, y का वैल्यू -4 लेना है, x का वैल्यू 5 और y का वैल्यू -4। अर्थात इसको आइएगा ना बैठाने तो ऑटोमेटिक इस लाइन पे आपको बैठा हुआ नजर आएगा। तो यहाँ देखने के बाद ये पॉइंट और ये पॉइंट को फिर से मिलाइएगा तो इस अंदाज में आपको आगे कट जाएगा। यानी देखा जाए तो x के लिए 2 पे कटा है और y के लिए 1 पे कटा है। अर्थात ग्राफीय विधि से भी आपका समीकरण x का वैल्यू 2 दे रहा है आंसर और y का वैल्यू 1 दे रहा है। यानी कहने का सेंस हम 3 प्रोसेस से देख लिए हैं। चौथा प्रोसेस है आपका व्रजगुणन विधि। और व्रजगुणन के लिए थोड़ा सा हमें सूत्र के बारे में आपको बताना पड़ेगा। जैसे देखिएगा, अगर मान लीजिए ये कोई समीकरण है a1x प्लस b1y बराबर c1 और a2x प्लस b2y बराबर आपका c2 है, तो आप ऐसे मंच तैयार कर लीजिए। इस तरीका से मंच तैयार हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ शुरुआत कीजिएगा BC से, BC माइनस BC, लास्ट में C है ना, फिर CA माइनस CA, लास्ट में A है ना,
तो ए बी माइनस ए बी, और यहाँ पे 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1। और जो आपका क्वेश्चन था, भूल भी गए क्वेश्चन क्या था, ठीक है, पीछे स्लाइड में आकर के देखना पड़ेगा। वो क्वेश्चन का a1 b1 c1 का वैल्यू इसमें पुट कर दीजिएगा, तो x का वैल्यू भी यहाँ से आपको क्या आ जाएगा, जब निकालिएगा तो 2 आ जाएगा, और y का वैल्यू कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। थोड़ा मैं बहुत थक गया हूँ, अब आएंगे आपको अगले वीडियो में, तो सीधा चौथा चैप्टर से हम शुरुआत करेंगे, ठीक है ना। उस सवाल को भी बता देते, बहरहाल आप समझ सकते हैं, बस ये फार्मूला का ध्यान रखिएगा। कहिएगा सर एनसीईआरटी में यहाँ पे माइनस नहीं दिया है, बिल्कुल सही बात है, एनसीईआरटी में माइनस नहीं दिया है, लेकिन जब ये C1/C2 वाला डाटा इधर रहे ना तो माइनस आपने दे सकते हैं, लेकिन जब C1/C2 वाले डाटा को अगर बराबर में दे करके रखते हैं तो यहाँ आपको माइनस दे करके आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। दोनों सूत्र होता है, ठीक है। तो कैसा लगा ये मेरा प्रयास, जरूर आप लोग बताइएगा। दीजिए विदा, आप सभी से लेते हैं विदा, तब तक के लिए सबको गुड डे, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।